अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है रूठा हुआ इश्क बाय आमिर हमजा। एपिसोड 2। हवाओं का रुख लाहौर पर मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों के बाद आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। बादलों से आसमान ढका हुआ था। सूरज आज पूरे दिन से नहीं निकला था। ऐसे में इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लोग छतों पर खड़े थे। छोटे मुंडेरों की छत आपस में मिली हुई थी। एक से दूसरी पर आसानी से आया जाया जा सकता था। लड़के खड़े पतंगबाजी में मसरूफ़ थे और लड़कियां आसमानों में उड़ती पतंगों को दिख रही थी। कुछ के आपस में इशारे चल रहे थे और कुछ लड़के पतंग के साथ साथ एक आध जुमला भी बुलंद आवाज़ में कहते थे, जिस पर लड़कियां मुस्कुरा देती। माहौल सच में आज बहुत खुशगवार था। कीरत के घर के बड़े सहन में नीम के दरख्त के नीचे चारपाई डाले दादी बैठी थी। अम्मी और कीरत किचन में थी। अलीज़ा आज भी छत पर मोबाइल में मसरूफ़ थी, पर आज उसके हमरा फरहत भी थी। मैंने सुना है आज रात फुप्पू आ रही है। आसमान पर उड़ती पतंग को देखते फरहत बोली। अलीज़ा ने मोबाइल से नज़र उठाकर अपनी लॉन की सरमई प्रिंटेड सूट में मलबूस बहन को देखा, जिसने बालों की चुटिया बनाकर कंधे पर डाली हुई थी और इसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। हाँ, शकील ना हो गया, सलमान खान हो गया। ये भी उसके लिए ख्वाब देखती है। अलीज़ा ने सर झटक दिया। अब इसे शकील अच्छा नहीं लगता था, पर पहले बहुत लगता था, अच्छा भी अपना भी। अब सारा मसला ये था कि उनका एक ही कज़न था। अगर 3-4 होते तो यूँ फसाद ना होते जो इन बहनों में होते हैं। पर खैर, अब तो अलीज़ा ने शकील पर लानत भेज दी। उसे कोई मिल गया था। क्यों आ रही है? अलीज़ा ने बेदिली से पूछा, पर फरहत उछली और गहरी मुस्कुराहट से बोली, दादी की बातें सुनी थी। अब्बू को कह रही थी कि फुप्पू रिश्ते की गर्द से आ रही। अलीज़ा को अंदाज़ा था इस बात का, इसलिए वो चौंकी नहीं, सादगी से पूछा, तुम्हारे? फरहत के चेहरे की जोत बुझ गई। ये तो इसे भी नहीं पता था। दुआ करो मेरे लिए ही आए। तुम तो जानती हो हाँ कि तुम शकील को बहुत पसंद करती हो। अगर कीरत आपी को मौत आ जाए तो यकीनन शकील तुम्हारी मोहब्बत को पहचान लेगा। अलीज़ा ने फरहत की हर बर रोज़ हर बात को दोहराया। फिर रुकी, मोबाइल की स्क्रीन बुझाई और मुंडेर के पास चली गई। फरहत भी उसके पास आकर रुक गई तो अलीज़ा ने मसनूई अफसोस से फरहत को देखा। पर अफसोस इस बात का है कि कीरत आपी को अभी मौत नहीं आ रही और शायद ये मौत इन्हें शकील से शादी के बाद ही आए। अब ये तो ना कहो बहन, अल्लाह ना करे कीरत आपी की शादी शकील से हो। मेरा क्या होगा? फरहत का आपकी बाल लहजा भी बुझ गया। अलीज़ा उसकी हालत से महफूज हुई। तुम्हारी कहीं और हो जाएगी शादी। अलीज़ा ने धीरे से शानी उचकाकर कहा। फरहत ने नागवारी से उसे घूरा। ये दुआ ना करना कि शकील से मेरी हो जाए। अलीज़ा की आंखें हैरत से फैली। ए बहन, ऐसा भी क्या है इस देगची जैसे पेट और रंग बिरंगे दांतों वाले शकील में जो तुम मरी जा रही हो उसके लिए? अलीज़ा ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा। फरहत ने भुचका कर उसे देखा। पहले तो तुम्हें वो मिस्टर परफेक्ट लगता था। अलीज़ा तमस्कर से हंसी। पहले मेरी आंखें खराब थी, अब पिछले कुछ दिनों से गुलाब का अर्क डाल रही हूँ तो अफाका तुम भी डालना शुरू कर दो। आखिरी बात उसने हंसी दबा कर की थी। फरहत ने हूँ कहकर सर चटक दिया। वैसे फरहत, शकील से शादी का मतलब है फुप्पू को 24 घंटे बर्दाश्त करना, और उनकी आदत का तो तुम्हें पता ही है कैसी है। देखो अलीज़ा, अगर मेरी शादी शकील से हो गई तो मैं उसे फुप्पू नामी बला को तो खुद सुधार दूंगी। बस तुम दुआ करो आज शाम को जो भी हो मेरे हक में हो। अलीज़ा ने लब भींच कर सर नाम हिलाया। यानी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नीचे किचन में खाना बनाती कीरत भी नए ख्वाब बुन रही थी। अल्लाह करे फुप्पू शादी जल्द रख ले ताकि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। पता नहीं इसे ऐसा क्यों लग रहा था कि फुप्पू आ रही है तो कीरत का ही रिश्ता ला रही है। उसे उम्मीद थी या शकील परमान, पर रात तक ये दोनों ही नहीं बचेंगे। बैरन रात सन्नाटों से भरपूर थी। हल्की हल्की हवा सहन में लगे नीम के पत्तों को हिला रही थी। पत्तों की छनकार पल पल सुनाई देती थी। सहन में अंधेरे को कम करने के लिए सफ़ेद बल्ब जल रहा था। सहन खामोश था, आसमान भी ज़मीन भी, पर हर चीज़ दम साधे हुए थी। कीरत की तरह जो बड़े कमरे में दरवाजे से लगी खड़ी थी। फुप्पू और फुप्पा रशीद शाम ढलते ही आ गए थे। शकील नहीं आया था, वो आ भी कैसे सकता था? आज से ये घर उसका ससुराल बन जाएगा था और शादी से पहले ससुराल नहीं आते। फुप्पू की गर्दन अकड़ी हुई थी। दादी से मिली। कीरत की अम्मी से रस्मी अलग सलग की। फिर फरहत अलीज़ा के सर पर हाथ फेरे। कीरत इनको देखकर मुस्कुराई तो वो भी जवाबी मुस्कुरा दी, पर इनकी आंखों में कीरत के लिए कुछ खास नहीं था। ये बात कीरत जानती थी। कीरत के अब्बू भी अब दुकान से आ गए थे, इसीलिए अब बात की जा सकती थी। फरहत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अलीज़ा उसके साथ बैठी थी, पर वो गाय बगाए मोबाइल को देख रही थी। उसे किसी से सरोकार नहीं था। कीरत के अब्बू दादी के साथ बैठे थे। इन्हें दादी ने सब समझा दिया था कि हाँ हाँ ही करनी है। फुप्पू ने हनकार भरा।
वैसे अम्मी ने आपको बता दिया होगा कि मैं किस घर से यहाँ आई हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ वो बात मैं अपने मुंह से भी आपके सामने कर दूँ, फिर आप जो मुझे फैसला सुना दीजिएगा। फुप्पू बेनियाजी से बोल रही थी। अनवर ने सर को जनबिश दी। दादी ने एक नागवार नज़र किरत पर डाली, फिर फुप्पू को दिखने लगी। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। अगले ही लम्हे किरत को फुप्पू के लब हिलते महसूस हुए, जो मुस्कुराकर फरहत की जानिब देखकर कुछ बोली थी, जिससे फरहत शर्मा कर कमरे से फरार हो गई और किरत वहीं की वहीं पत्थर बनकर रह गई। एक जुमला जो फरहत के किए जाने के बाद किरत को चोट पहुंचा गया था, वो था फुप्पू का ये कहना, शकील तो बहुत पसंद करता है फरहत को, बहुत दिनों से इसरार कर रहा था इस रिश्ता ले जाने का। किरत लड़खड़ा सी गई, उसे संभलने के लिए दरवाज़ा थामा। फुप्पू की बात पर दादी बहुत खुश हुई। अलीजा भी चौंक कर मुस्कुराई थी, फिर उठकर बाहर फरहत के पास चली गई। किरत से वहां मजीद खड़ा ना हुआ गया। वो खुद को संभालती बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में आई। फरहत बाहर सहन में हवा में बाहें फैलाकर उसे घूमती नजर आई। अलीजा भी उसके साथ खड़ी थी। फरहत खुश थी और किरत, ये सब कैसे हो गया? इसे तो लगा शकील उसे पसंद करता है। फिर किरत भारी कदमों से चलती बेड पर बेजान सी होकर बैठी थी। जिंदगी की बिसात पे किरत का दूसरी बार मोहरा बहुत बुरी तरह पीट कर वापस आया था, और वो मोहरा था दिल। धड़कनें सुस्त हो गई, कमरे का अंधेरा बढ़ गया। वक्त पीछे 3 साल पीछे चला गया। ये वो वक्त था जब किरत कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। वहाँ उसी कंपनी में उसका एक कोलीग अरसलान था। कमज़ोर तेल लगे बालों के बीच की मांग निकाल कर इन्हें एहतियात से वो सर पे जमाए रखता था। आंखों पर नज़र का चश्मा था। क्लीन शेव और दबती रंगत का वह आम सा मर्द था जो किरत से अक्सर बात कर लेता था। लंच भी उसके साथ कर लेता, हाल चाल पूछ लेता। किरत के थक जाने पर वो किरत का काम भी कर देता था। पूरा स्टाफ इन पर नज़र रखने लगा था। फिर एक दिन किरत की दूसरी कॉलीग ने उसके कान में कहा, मुझे लगता है अरसलान तुम्हें पसंद करता है। इस दिन के बाद किरण को भी यही लगने लगा कि हाँ, शायद अरसलान उसे पसंद करता। ये सोचकर उसे बहुत खुशी हुई, यानी किरत को भी कोई पसंद करता है। किरत भी किसी की पसंद बनने की सलाहियत रखती है। ये सोचकर किरत के पैर ज़मीन पर ना टिके, वो उड़ने लगी। उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। घर में चुप चुप रहती, अरसलान के सामने चुप ना रहती, खूब बोल लेती। फिर एक दिन किरत से खुद ही चुप हो गई, जब वो रिसेप्शन पर खड़ी थी और अरसलान ने परजोश लहजे में उसे एक कार्ड दिया और कहा, मेरी शादी तय हो गई है। उस दिन दिल मोहरा अपनी जगह पर पिट कर वापस आ गया। किरत को बहुत दुख हुआ। कुछ अरसा ये दुख साथ रहा। किरत ने जॉब छोड़ दी। अरसलान का सामना उसे नहीं होता था। वक्त लगा, फिर किरत ने यह बात समझ ली कि अरसलान कभी नहीं कहा था कि वो किरत को पसंद करता है। वो सबको किरत की खुद की सोच थी, या शायद ख्वाहिश की कोई उसे भी पसंद करे, कोई तो करे, चाहे थोड़ा सा कर ले, हमदर्दी में कर ले, पर कर ले। जो चीज़ें हमें घर से ना मिले, हम वो बाहर ढूंढने लगते हैं। इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मोहब्बत और अपनायत है। ये ना मिले तो इंसान खुद तरसी का शिकार हो जाता है, जैसे किरत हो गई थी। तब और अब फिर किरत को महसूस हुआ कि उसकी आंखों से कुछ गिर रहा है। किरत ने अपने दामन पर गिरते पानी को उंगली से छुआ, या आंसू थे। किरत ने अपनी आंखों को हाथ लगाया, रो रही थी। पर क्यों? किरत ने खुद से सवाल किया। क्योंकि तुमने गलत इंसान पर एतबार किया। कमरे में फैला अंधेरे में भी किरत को अपना साया दिखाई देने लगा, जब अफसोस से बोल रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गलत इंसान पर भरोसा कर रही हो। इसके ख्वाब न सजाओ, ये लोग तुम्हारे साथ कभी भी भलाई नहीं करेंगे। साया दुख से बोल रहा था। किरत ने भीगी पलकें उठाकर अपने साये को देखा। पर वो मुझे पसंद करता था, किरत ने लजरते होठों से कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हूँ, क्या सच में वो मुझे पसंद करता था? क्या कभी उसने ये कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है? वो पार्क में कह रहा था कि वो फुप्पू को रिश्ते के लिए भेजेगा। ये कहा था कि तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजेगा? साई के सवाल ने किरत का मुंह सी दिया। जहन में शकील से अब तक की सारी मुलाकातें, बातें एक फिल्म की तरह चलने लगी। जब फिल्म खत्म हुई तो किरत को एहसास हुआ, शकील ने तो कभी कहा ही नहीं कि वो किरत को पसंद करता है। किरत ने कर्ब से आंखें मीच ली। साया आजर्दगी से किरत को दिख रहा था। किरत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अब मैं क्या करूं? इसने अपने साए से सवाल किया। खुद तरसी का शिकार होना छोड़ दो। तुम क्यों चाहती हो कि कोई तुम्हें पसंद करे? क्या तुम खुद के लिए काफ़ी नहीं हो? तुम खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? साए की बातें किरत दम साथी सुन रही थी। तुम खुद से मोहब्बत करो किरत, चुप करके इन लोगों की बातें ना सुना करो। जो दिल में आए बोल दिया करो। तुम्हारे चुप रहने से ये लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। जानवरों की तरह तुम पूरे घर का काम करती हो। तुम्हारा काम ही तुम्हें इन सब की मोहब्बत दिला सका? तौफक देकर किरत से सवाल किया। फिर किरत चुप रही। साया फिर बोलने लगा। कमरे का अंधेरा वैसा ही था, ख्वाबनाक,
नहीं ना, तो फिर क्यों ये कोशिश करती रहती हो? खुद से मोहब्बत करना सीखो। इंसान को कोई पसंद करे ना करे, उसे खुद को खुद पसंद करना आना चाहिए। साया कहकर खामोश हो गया। किरत बेहिस वो हरकत बैठी रही। आंखों की नमी खुश्क हो गई थी। कमरे का अंधेरा छट गया। किरत ने अभी अपने पल्लू से आंखें साफ ही की थी कि कमरे की लाइट जल गई। खुश्क सपाट सी आंखों से उसने सामने देखा तो फरहत और अलीज़ा मायने खेज मुस्कुराती आ रही थी। किरत ने गहरा सांस लिया। उसे पता था अब ये दोनों इसे जलाएंगी, ऐसी बातें करेगी जिनसे रूह तार तार हो जाए। फुप्पू शायद जा चुकी थी। बड़े कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। फरहत और अलीज़ा चलकर किरत के ऐन सर पर आकर रुक गई। आप रो रही हैं? अलीज़ा ने हमदर्दी से पूछा। किरत ने इन पर से नजरें हटाई। फरहत जल्दी से बोली, हाँ रोई है, तभी तो नाक सुर्ख हो रही है। और गौर करो, पलकें भी आपस में मिली हुई है, जिसे रोने की बात मिलती है। किरत ने नजरें घुमाकर इन दोनों को देखा। तुम लोग जाओ, मैंने तुम्हारे मुंह नहीं लगना। फरहत को किरत की ये बात बुरी लगी। हाँ, हम तो जैसे मरे जा रहे हैं आपके मुंह लगने के लिए, तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। यह पहली बदकलामी थी जो किरत ने अपनी छोटी बहनों से की थी। अलीज़ा और फरहत ने एक दूसरे को देखा, हंसी दबाई। यानी किरत जल रही है, अब वो बज़ाहिर शांत रहेगी। फरहत कदम उठाती कमरे में टहलने लगी। वैसे बुरा तो लग रहा होगा आपको, शकील से मोहब्बत के पंगे आपने डाले और इन पर झूलूंगी मैं। वैसे कभी शकील ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया था? वह दिलचस्पी से देखती दोबारा किरत के सामने आकर रुक गई। किरत सपाट चेहरे से खड़ी होकर कमरे से जाने लगी, जैसे उसने सुना ही नहीं कुछ। अलीज़ा ने हंसी दबाई और आंखों से इशारा किया कि कुछ और भी कहो। फरहत ने जल्दी से सर अस्पात में हिलाया और किरत के अकब से बोली, 2-4 दिनों में मंगनी की रस्म अदा होगी, कोई दुआ दे जाओ अपनी छोटी बहन को। फरहत ने होठ का किनारा दांतों में दबाकर लहजे को मासूम बनाकर कहा था। किरत दरवाजे पर रुकी, पलटी और एलिज़ा को कुछ बदली सी लगी, पर इसने ज़्यादा तवज्जो ना दी। और फरहत तो वैसे ही रिश्ते होने के नशे में चूर थी। फरहत कदम भरती किरत के पास आई। दो ना दुआ, आखिर में मेरी बड़ी बहन हो आप। किरत लब भींच कर उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फरहत का मुंह हैरत से खुल गया और अलीज़ा ठिठक गई। अल्लाह करे तुम दोनों शादी के बाद मर जाओ, आमीन। बावज़ बुलंद किरत बोलकर फरहत के गले लग गई, फिर अलग होकर बोली, इतनी दुआ काफ़ी है या और दूँ? वह सर्द मुस्कुरा रही थी। फरहत चल खड़ी रही। अलीज़ा ने आकर फरहत का हाथ हिलाया तो वो होश में आई और फिर वो हाय हाय करती बड़े कमरे में भागी। वो एक की चार करके दादी अम्मी को अब्बू के सामने लगा गई। मैं कमरे में गई तो मुझे देखकर आप ही ने कहा, अल्लाह करे तुम दोनों मर जाओ, शादी के दिन शकील की बारात लाते एक्सीडेंट में मौत हो जाए और तुम ये खबर सुनकर सदमे से मर जाओ। वो चीख कर रोते हुए बता रही थी। दादी ने ये सुनकर 2 थप्पड़ सीने पर मारे। हाय अल्लाह, क्या बक दिया इस बेहया ने। कहाँ है वो बिल्ली कुत्ते की बच्ची? दादी दांत पीस कर चिल्लाई। तभी किरत पर सुकून चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हो गई। उसके अम्मी अब्बू बेयकीनी के आलम में किरत को दिख रहे थे, पर यह बेयकीनी जबान से जाहिर ना की। ये ना कहा कि किरत ऐसा ही कह नहीं सकती। किरत ने पहले अम्मी अब्बू को देखा, उनकी खामोशी से उसे दुखा, फिर वो दादी की तरफ मतवज्जा हो गई, जिनके कंधे से सर टिका कर फरहत हाय अल्लाह करती रो रही थी। उसका दुख इतना था कि अलीज़ा की आंखें भी नम हो गई। किरत को इन ड्रामों पर हैरत ना हुई। वो दादी से बोली, वो बेहया और बिल्ली कुत्ते की बच्ची यहाँ है, कहीं क्या कहना चाहती हैं आप? पर सुकून से लहजे में वो बोली तो कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने आंखें सिकोड़ कर किरत को देखा। क्या ये सच में किरत ही है? जब इन्हें यकीन हो गया तो सुर्ख चेहरे से धाड़ी, क्या बकवास की? इनकी बात किरत ने काट दी। वही बकवास की जो इसने आकर आपको सुना दी। मेरी ये दिल से ख्वाहिश है इस सपोली सांप की बच्ची की शादी इस सांप से ही हो जाए। ये दोनों जहरीले साथ ही अच्छे लगेंगे। दादी को धचका लगा। किरत की अम्मी बेसाख्ता खड़ी हो गई। उन्होंने किरत को शाने से पकड़कर अपनी तरफ किया। हाँ, ये किरत ही है, पर ये बोल कैसे रही है? किरत तो हर बात चुप करके बर्दाश्त कर जाती थी, फिर आज? फरहत रोना भूल गई। अलीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई और दादी, वो तो भूल ही गई कि क्या कहे। किरत ने जब सबको खामोश देखा तो कमरे से निकल गई। पीछे सब सख्ते में बैठे रह गए। किरत अपने कमरे में आकर चित लेट गई। कमरे की लाइट इसने बंद कर दी थी। साया फिर से आ गया। अब की बार वो कुछ बोला नहीं, बस खामोश खड़ा रहा। किरत को देखकर मुस्कुराता रहा। किरत को बोलना आ गया अपने लिए। बाहर सैन में नीम के पत्ते अब ज्यादा शोर मचा रहे थे। हवा ने जोर पकड़ लिया था। गहरी रात खामोश थी। शहरे यारा, हमने छोड़ा तेरे शहर को इस उम्मीद पर कि पलटेंगे जब तो अपना लेंगे तुम्हें, हर सूरत हर कीमत पर ना होंगे जुदा तुमसे, तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे होकर। हम शहरे यारा को अपनी मोहब्बत के रंगों से रंगेंगे, तुम्हें तुमसे चुरा लेंगे, अपना फ़कत अपना बना लेंगे।
हल्के नीले आसमान पर आज की सुबह नरम बादल जगह जगह फैले थे। कल रात बस तेज हवाओं ने ही लाहौर को घेरा था, पर तूफान नहीं आया था, हवाएं ही चली थी। वो बहुत से धुंधले शीशों को साफ कर गई, दिल से गलतफहमियों की बहुत सी गिर्द हटा गई। कल की तेज हवा मेहरबान ठहरी थी, तभी आज का दिन खुशगवार चमकती रोशनियों का एक नया दिन लगता था, जो पूरे लाहौर से शनासाई बरत रहा था। किरत के घर का नीम का दरख्त झूम रहा था, सब्ज पत्ते खुश थे, डालियों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। सहन में धूप सुबह ही फैल जाती थी। घर के मकीन उठ चुके थे, सिवाय किरत के। वो अभी तक कमरे में थी और सो रही थी। आज उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। ये डर नहीं था कि सुबह 6 बजे ना उठी तो दादी को चाय देने में देर हो जाएगी, नाश्ता ना बना तो अलीज़ा और फरहत कॉलेज नहीं जा सकेगी, अब्बू को दुकान से देर हो जाएगी, बेचारी अम्मी अकेले क्या क्या करेगी। आज किरत को किसी की परवाह नहीं थी। यूँ लगता था वो रात ही सारे बोझ दिल से उतार चुकी थी। पूरी रात वो खुद से सवाल करती रही थी कि क्या वो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकती, क्यों वो खुद को पसंद करवाना चाहती है, क्यों चाहती है कि लोग इस पर एक मोहब्बत भरी नज़र डालें। क्या किरत ये सब खुद के साथ नहीं कर सकती? किरत को खुद से मोहब्बत हो गई तो बाकियों की मोहब्बत उसके करीब आएगी। और अब किरत खुद से मोहब्बत करे क्या करेगी? किसी के पीछे या किसी के लिए जान नहीं जलाएगी, अपना आप उसे कष्ट नहीं डालेगी। उसे दुख है शकील की बेवफाई का, पर वो ये बात शकील पर साबित कर देगी कि उसके छोड़ देने, धोखा देने से किरत टूटी नहीं, वो बिखरी नहीं, बल्कि वो संभल गई। उसे किसी शकील की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी तकमील की किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। वो खुद के लिए आज खुद ही काफ़ी होगी। वो पूरी रात इसी जद्दोजहद में लगी रही थी, अपने एक एक सवाल का जवाब सोचती रही और इसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। और जहाँ तक शकील की बात है, वो जैसे ही अरसलान को भूल गई थी वैसे ही शकील को भी भूल जाएगी, क्योंकि शायद उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता था ही नहीं। अगर होता तो यकीनन वो रात ही पागल हो जाती। मोहब्बत मिल जाने पर इंसान अगर खुश होता है तो इसके बिछड़ जाने पर वो यकीनन पागल हो जाता होगा, और अगर पागल नहीं भी होता होगा तो दिल एक बार ज़रूर खाली होता होगा, हर चीज़ से अचानक, ऐसा कि खुद का भी होश ना रहे। पर किरत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे धचका लगा था, बस एक धचका, और धचके और धक्के इंसान को बेशक गिरा देते हैं पर तोड़ नहीं पाते। उनसे दोबारा चलने, भागने और सबसे आगे निकल जाने का हौसला छीनते नहीं, बल्कि वो हौसला भर देते हैं कि गिराने वाले से आगे निकल जाए, उसे दिखा जाए। किसी को गिराने से कोई जीत नहीं जाता। किरत भी बस गिरी थी और अब वो कपड़े झाड़ती खड़ी हो गई और इसके गिरते साथ अपनी सारी एहसास कमतरी भी झाड़ देगी, अपना आप बिल्कुल साफ सुथरा कर लेगी। किरत के सोकर ना उठने पर दादी ने बलबला सा मचाया, जो अम्मी और अब्बू ने टोक कर ख़त्म कर दिया। बस करो अम्मा, इसे कुछ मत कहो। यह पहली बार था कि अनवर अपनी बड़ी बेटी के हक में बोले थे। दादी हैरान हुई। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो रात से बस मुझे ही खाने को दौड़े हैं? अनवर जिच हुआ। आपने कुछ नहीं कहा, जो किया है हम सब ने किया है। मुझे पहले किरत की करनी चाहिए थी। उम्र किरत की बढ़ रही है, फरहत अभी छोटी है। दादी अपने बेटे के कदम पीछे उठते देख एकदम से दहल गई। अरे अब ऐसा भी ना है, अब शकील को फरहत पसंद है तो क्या करें? रजिया ने तो बस शकील के दिल की बात आकर बताई। दादी की बाकी की बात दादी के मुंह में रह गई। अनवर तक से खड़े हो गए। दुकान के लिए वो तैयार थे। भूख मर गई थी परेशानी से। अपनी किरत की परेशानी उन्हें पहली बार सताने लगी थी। अम्मी भी पूरी रात छुप छुप कर रोती रही थी। अलबत्ता फरहत और अलीज़ा ने रात भर आंखें मूंदे लेटी किरत की बुराइयां की थी। मुझे लगता है मुझे रजिया को मना कर देना चाहिए, वो कुछ अरसा सब्र कर ले। पहले किरत का कहीं होगा, फिर मैं फरहत और अलीज़ा को सोचूंगा। वो मजरब लगे थे। दादी ने दिल पर हाथ धर लिया। पर यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं था, और दादी साहिबा कब कमज़ोर पड़ती थी। फ़ौरन संभल कर बोली, ना अब ऐसा कुछ ना करियो भाई, अब तेरी इस लथरी इधर की बातें उधर करने वाली औरत का कहीं ना होगा। तो दूसरों को भी घर बिठा कर चीटे सरक करेगा, हो जाएगा उसका निघोड़ी बिदबक का भी कहीं। अभी बस फरहत का सोच, दादी ने हो तहकम से कहा। अनवर कुछ बोलने लगे पर दादी ने टीवी चलाकर इनकी आवाज़ तेज़ कर ली। अनवर बेबसी से अपनी माँ को देखते कमरे से निकल गए। मैं दुकान जा रहा हूँ, बुलंद आवाज़ में कहा। किचन में नाश्ता बनाती किरत की अम्मी बौखला कर किचन के दरवाजे में आई। क्यों, नाश्ता तो कर ले। अनवर मोटरसाइकिल निकाल रहे थे, तब उन्होंने गर्दन तिरछी करके नजमा को देखा। आज दिल नहीं कर रहा। उनकी आवाज़ में रंज दर आया था। आसमान पर छाए हल्के बादल इन्हें खामोश देख रहे थे। हवा से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। फिर तो दुकान पर दिल भी नहीं लगेगा। नजमा कदम कदम चलती उनके पास आ गई। हाथ में पराठों के पलटने वाला चमटा था जिस पर घी लगा था। वो शायद किचन में पराठे बना रही थी। नजमा जब बिल्कुल अनवर के करीब आ गई, अनवर बोले, दिल कर रहा है आज रुक जाऊं। तो रुक जाए।
अनवर जख्मी सा मुस्कुराए। आज पहली बार डर लग रहा है कीरत से। सोच रहा हूँ रुक कर नजरें कैसे मिलाऊंगा उससे। नजमा की आंखें डपडपा गई। हमने उसके साथ नाइंसाफी कर दी अनवर। अनवर के गले में भी आंसू का गोला अटक गया था। आसमान पर छाए बादल सूरज के आगे आ गए थे। एकदम से पूरे सहन में छाई सी हो गई। हवा के झोंके अब भले लगते थे। हमने आज ही नहीं हमेशा कीरत के साथ नाइंसाफी की है। मैंने जिस दिन वो हुई थी कहा था कि वो मेरी बेटी है और फिर अपनी बेटी को खुद ही भुला दिया। वो सौ गवारियत से बोल रहे थे, गला रूंधा हुआ था। नजमा से कुछ न बोला गया। आंसू टूट कर उनके गालों पर फिसल रहे थे। अंदर कमरों से नातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, साथ दादी के पढ़ने की भी। बादल सूरज के आगे ही थे। धूप की तपिश न थी अब सहन में। अनवर कुछ देर खामोश रहे, फिर गहरा सांस लिया। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा तो इससे बात करूँगा। नजमा ने सरस बात में हिलाया। अनवर मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गई। नजमा ने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा किचन में आ गई। बादल अब सूरज से दूर जा रहे थे। सहन फिर से रोशन हो गया। फरहत और अलीज़ा भी जब उठी तब भी कीरत सोई हुई थी। फरहत ने सोई हुई कीरत को देखा तो तनफ्फुर से बोली, लानत, अल्लाह करे कभी ना उठे। वो कहकर वॉशरूम में चली गई और अलीज़ा के उठते ही जान बन गई थी। यूनिफॉर्म बिगैर इस्त्री का पड़ा था। मेरा यूनिफॉर्म क्यों नहीं इस्त्री किया? वो झुंझला कर चिल्लाई। दादी ने चौंक कर उसे देखा। वो मनहूस तो मुर्दों की तरह आंखें नीचे पड़ी है तो ला दे, कौन करेगा? आज तो इस हरामटे ने मुझे सुबह की चाय भी न बना दी। कीरत को कोसती दादी बेचारी से अपना गम भी बता गई, पर अलीज़ा को किसी के गम से क्या मतलब, इसे तो अपनी पड़ गई। टाइम कॉलेज का करीब था और अभी सब भी रहता था। अलीज़ा ने सोचा जाकर कीरत को उठाए जाने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे उठाने की, सोने दो इसे। अम्मी पराठे बनाकर कमरे में ला रही थी। अलीज़ा को कमरे से निकलते देखा तो बोली, लो फिर मेरे कपड़े कौन इस्त्री करेगा? वो झुंझुलाई सी बोली। फरहत भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। चेहरा धुला हुआ था, बाल गिल्ले उसके माथे पर चिपके हुए थे। वो तुम दोनों ही की नौकर नहीं है, अपने काम खुद करने की आदत डाल लो। इतना कहकर आवाज़ को बुलंद किया। अब तुम दोनों बच्ची नहीं हो, शादियां होने वाली है तो काम भी आनी चाहिए ना। सही कह रही हूँ ना मैं अम्मा? आखिर में जिसे ये बात सुनाई जा रही थी उसे मुखातिब भी कर लिया, पर दादी ने गंदा सा मुँह बनाया और बड़बड़ाई। अलीज़ा और फरहत के चेहरे गुस्से से दहकने लगे। हाँ, इस माह रानी को सर पर चढ़ा ले। रात को देखा नहीं क्या बोल रही थी? फरहत सारी बदतमीज़ भुलाए ताक रख के बोली। अलीज़ा ने भी ये तायद में गर्दन हिलाई। जिसके दिल पर ना लगे उसे दर्द भी होता है और जिसे दर्द होता है वो चीखता भी है। रात को इसने सही किया जो किया, जहर उगल दिया। तुम दोनों की तरह दिल में नहीं भरा, बल्कि तुम दोनों तो भरती भी हो और उगलती भी हो। अम्मी ने आंखों ही आंखों में दोनों को लानत दे दी और वो पराठे लेकर कमरे में चली गई। फरहत और अलीज़ा टुकर टुकर देखती रह गई। ये सबको क्या हो गया? बात बात पर बेइज्जती। इन दोनों को यकीन ना आया, फिर संभली। फरहत ने अलीज़ा को अंदर बढ़ते देखा। वो यकीनन अपने कपड़े इस्त्री करने जा रही थी। आज उसे कॉलेज किसी भी सूरत जाना था। उसने अपनी दोस्तों से एक बात शेयर करनी थी। अलीज़ा मेरा भी कर देना। फरहत 2 मिनट बाद अपना यूनिफॉर्म लेकर इस्त्री स्टैंड के पास आ गई। अलीज़ा ने खा जाने वाली नज़रों से फरहत को देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या ज़रूरत थी इतनी बकवास करने की आप ही के सामने? फरहत को हैरत का झटका लगा। आप ही? इसे दोनों भवें उचका कर खींच कर आप ही लफ्ज़ बोला। अलीज़ा ने नाक फुला कर उसे घूरा। हाँ, क्या ज़रूरत थी कि एक की चार लगाने की? तुम्हारी वजह से अब मुझे कॉलेज से देर हो जाएगी। अलीज़ा रो देने को थी। उसे घड़ी को देखा, फिर जल्दी जल्दी इस तरह दुपट्टे पर फेरने लगी। फिर रुक कर फरहत को देखा। ये अपना कफन यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं करूँगी इस तरह बिस्तरी। फरहत के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी। आए हाय! फरहत ने हाथ कमर पर जमा लिए। दादी इस वक्त नाश्ता कर रही थी और अम्मी किचन समेट रही थी। टीवी की आवाज़ अब हल्की थी तो दादी की समाज से फरहत की आवाज़ टकराई। उन्होंने नाश्ता छोड़ कर इन्हें देखा जो लड़ने में मसरूफ़ थी। फरहत जले भुने लहजे में चिल्ला रही थी, कफन पहनो तुम। मैं क्यों पहनूं? नहीं करना तो मत करो। ये बकवास किस लिए कर रही हूँ? अलीज़ा ने दांत पीस कर फरहत को देखा, जिसके चेहरे के जाविये बदल गए थे। अलीज़ा ने इस्तरी का बटन बंद किया, इस्तरी पटकी और फरहत की तरफ घूमी। मैं बकवास कर रही हूँ या तुम मेरा दिमाग चाट रही हो? और तुम्हें किसने कहा कि ये अपने मलबूसात उठाकर मेरे सर पर नाचने आ जाओ? किस तरह कर दो? तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं, खुद कर लो, मर लो। अलीज़ा ने कहकर अपना यूनिफॉर्म उठाया। दादी ने उनकी लड़ाई में मदाखलत की। ए क्यों लड़ू हो? पर इन दोनों ने अनसुनी कर दी। चल चल बकवास ना कर, मनूस कहीं की। अलीज़ा की पुश की तरफ इशारा करे फरहत ने कहा। अलीज़ा वहीं रुक गई, अंगारा आंखों से पलटी। तू ही होगी मनूस, शक्ल देख अपनी। सही कह रही थी आप ही, सपोली है तू पूरी, जहरीली नागिन।
जिसे ढसने और बकने के अलावा कुछ नहीं आता। अलीज़ा की सारी बातों में फरहत बार बार बस ये कहती रही, भौंक भौंक, मुझे कुत्तों की समझ नहीं आती। पर अलीज़ा ने उसकी इस बात पर तवज्जो ना दी थी। अपनी बात मुकम्मल की जाने लगी, फिर रुक कर बोली, और मनोस होगी तू, चबा कर कहती वो वॉशरूम में चेंज करने चली गई। अम्मी किचन में उनकी आवाज़ें सुन रही थी पर कुछ न बोली। वो जानती थी ये अब लड़ रही है, फिर एक सी हो जाएंगी। अलबत्ता दादी दोनों को समझाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, क्यों लड़ो हो? सुबह सुबह घर में पहले नखुसत कम है जो लड़ाई से और बढ़ा जावे। फरहत काफ़ी देर से दादी की भी बर्दाश्त कर रही थी। बस कर दो आप भी, क्या बोलते हुए आप थकती नहीं? फरहत तड़क कर बोली तो दादी चुप सी हो गई। इस तरह की बेइज्जतियां अक्सर अलीज़ा और फरहत दादी की कर जाती थी, पर वो दोनों फिर भी अच्छी थी। किरत 10 बजे उठी। उठते ही उसने अपने कमरे में तायराना नज़र दौड़ाई, फिर घड़ी पर उसकी नज़र रुक गई। 10 बजे देखकर वो फदक से बेड से उठी, दुपट्टा गले में डाला, भागकर कमरे से निकली और बड़े कमरे में आई। वहाँ अम्मी सब्जी बना रही थी और दादी मॉर्निंग शो देख रही थी। किरत ने इतराफ में देखा, घर साफ था, यानी सफाई अम्मी ने कर ली। वो थके थके कदमों से अंदर आई। इसे अफसोस हुआ कि वो जल्दी ना उठी। अम्मी ने सारा काम अकेले किया। अम्मी ने उसे अंदर आते देख लिया था। वो उसे देख कर मुस्कुराई। किरत के कदम वहीं रुक गए। उसे बेसाख्ता अपनी आंखें मसली। क्या ये सच में अम्मी ही है जो उसे देखकर इतना शफीक सा मुस्कुरा रही है? उसे अभी अम्मी की मुस्कुराहट पर यकीन नहीं आया था कि उन्होंने किरत पर एक और बम फोड़ दिया। किरत बेटा, नाश्ता बना दिया है मैंने, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं एक बार दोबारा गर्म करके ला देती हूँ। किरत की आंखें उबल कर बाहर आने को हो गई। उसने अपनी हालत पर काबू किया। वो कुछ बोलती कि दादी सुबह की जली हुई एकदम फनकारी उठ गई। छलावे ना मौत पड़नी, आज क्यों इतनी देर तक मरी रही? काम के लिए तेरे बाप ने नौकर छोड़े हुए हैं जो मुर्दों की तरह पड़ी रही दिन चढ़े तक। किरत ने एक सपाट सी नज़र दादी पर डाली। दादी की अचानक से बोलती बंद हो गई। अलबत्ता अम्मी बोली, अगर ये देर से उठी है तो क्या हुआ? इसके अब्बू कह कर गए थे कि किरत जब तक खुद से ना उठा उस किसी ने नहीं उठाना। किरत ने चौंक कर अपनी अम्मी को देखा जो संजीदगी से दादी से मुखातिब थी। हाँ हाँ, चढ़ाओ सर पर इस बच्चल पैरी को। दादी ने किरत को देखकर जहरखुंद लहजे में कहा था, 2 को आपने चढ़ा लिया है, एक को अब अनवर चढ़ा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अम्मी दादी से नजर हटाकर साकित खड़ी किरत की तरफ आई। उसके शानी पर हाथ रखा। मुंह धो लो, नाश्ता ला रही हूँ। किरत को अपनी अम्मी की आंखों में नमी चमकती नजर आई, पर वो पूछ ना पाई इस मेहरबानी और नमी की वजह। वह बस सर हिलाकर मुंह हाथ धोने चली गई। मुंह हाथ धोकर उसने खुद को बगौर शीशे में देखा। अपनी कमियां ढूंढने लगी जो उसे खुद में कम लगे। आज से किरत उसे पूरा करेगी। बड़ी बड़ी भूरी गजारी आंखों वाली किरत ने नैन नक्श मामूली थे, खास तो इस घर में किसी के भी नहीं थे। इसमें और इसकी बहनों में रंग का फर्क था। बस किरत का रंग दबता था, जबकि अलीज़ा और फरहत का साफ था, जिससे उनके नकुश ज़्यादा अच्छे लगते थे और वो दोनों बहुत कुछ लगाती भी रहती थी, खुद पर तवज्जो भी देती थी। पर किरत ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो दूसरों पर तवज्जो देती थी ताकि उसे तवज्जो मिले, पर ऐसा कहना होना था, ना हुआ। और अब किरत ने उस अपने रंग का कुछ ना करना था। किरत में एक चीज़ और कमी थी, वो कमी थी एतमाद की। इसमें खुद एतमादी नहीं थी। उसे भी किरत अब ठीक कर लेगी। किरत ने एक बार फिर खुद को नीचे से ऊपर तक देखा। बाकी सब ठीक था। लंबा कद, दुबली पतली थी, बाल लंबे और काले थे, गोल नाक भी चांदनी का कोका था जिसमें गुलाबी पत्थर जुड़ा था। बारीक होंठ कुछ न लगाने से मुरझाए हुए थे। किरत ने अपने चेहरे को गौर से देखा, कहीं भी झुर्रियाँ नहीं थी। मासूमियत अभी भी चेहरे पर अलीज़ा और फरहत से ज़्यादा थी। किरत ने गहरा सांस लिया और शीशे के सामने से हट गई। अम्मी ने नाश्ता लगा दिया। किरत ने खामोशी से नाश्ता किया। दादी उसे चुपती नज़रों से देखती रही, पर उसे परवाह नहीं थी। नाश्ता ख़त्म करते ही वो अपने कमरे में आ गई जहाँ वो पैसे रखा करती थी। वहाँ से अपने पैसे उठाए, गिने 7,500। किरत के सारे पैसे गिने, जो इसे खरीदना था वो सब इनमें आराम से आ जाएगा। बाकी जो रह जाएगा बच्चों की फीस पर ले लेगी, 1-2 दिन में ही आ जाएगी फीस भी। किरत ने सोचा और कमरे से बाहर आ गई। बड़े कमरे से चादर उठाई और अम्मी को कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। अम्मी ने सरस बात में हिला दिया। वजह न पूछी, कहाँ जा रही है? पहले तो 100 सवाल करती थी। ज़रूर अम्मी अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, वह ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर उसने सरसरी से पूछा, अम्मी फरहत की मंगनी कब है? दादी और अम्मी ने बेवक्त चौंक कर उसे देखा। क्यों, तू क्या करेगी जानकर? यकीनन कोई तावीज़ गुंठा लेने निकली या चंडाल। किरत ने कौफत से दादी को देखा। मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि दादी क्या आस्तीन के सांप को कदमों में लाने के लिए तावीज़ लेती फिरूंगी। इस पे पहले बहुत पैसे लुटा चुकी हूँ, अब और नहीं।
ठंडे ठार लहजे से उसने दादी को जवाब दिया। कल जब इसने ये सुना था कि शकील फरहत को पसंद करता है, तब से उसे शकील से एक अलग ही नफरत सी हो गई थी। मोहब्बत तो वो पहले भी नहीं करती थी, बस वो चाहती थी कि शकील उसे पसंद करे, और वो कितनी बेवकूफ़ थी कि उसके लिए दुआएं भी करती थी। पर जो हक में बेहतर ना हो वो कहाँ मिलता है। कीरत के जवाब पर दादी का सर चकरा गया। ये कीरत ही तो नहीं हो सकती, यकीनन वो कहीं खो गई है। इतनी ज़बान दराज कीरत कभी नहीं थी। अम्मी खुद एक बार फिर कीरत का मुंह देखने लगी, फिर खनकारी। 3 दिन बाद ये बताते इनके चेहरे पर अफसोस था। वो शायद ये समझ रही थी कि कीरत को दुख हो रहा है, पर कीरत ने उनकी गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत महसूस ना की। कमरे से निकल गई। बाजार जाने से पहले वो नानी के पास गई थी। उनकी तबीयत पूछी, फिर कल जो कुछ हुआ सब बता दिया। नानी पहले कीरत की बजाय फरहत के रिश्ते मांगने वाली बात पर उदास हुई, फिर कीरत की कही बातों पर वो गंग रह गई। तुमने ये सब कह दिया? नानी ने बेयकीनी से पूछा। हाँ जी, ये सब कह दिया। पहले दिल दिल में कहा करती थी, कल खुलकर कह दिया। थक गई थी इन सब की बातों से, इनके झूठे आंसुओं से, इसीलिए जो दिल में आया कह दिया। वो कमरे में नानी के साथ बैठी थी। उनकी तबीयत खराब लगती थी, चेहरा जर्द था। वो कीरत को बगौर देखती रही। तुम ठीक हो ना कीरत? कीरत हल्का सा हंसती। क्या आप भी समझ रही है कि मैं शकील से रिश्ता ना होने पर उदास हूँ? तो क्या तुम नहीं हो? नानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कीरत कुछ लम्हे खामोश हो गई, फिर हल्के से शाने उचका दिए। जाहिर है ना नानू, उदास हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरा रिश्ता महज हो जाएगा तो मैं दादी, फरहत, अलीसा सबसे दूर हो जाऊंगी। फिर इन लोगों को मेरी कदर का पता चलेगा। पर मैं गलत थी। जिसके साथ रहकर मैं कदर करवाना चाहती थी, उसके नज़र में भी मेरी कोई कदर नहीं थी। मुझे कभी उससे मोहब्बत नहीं हुई। बस मैं इस गलत फहमी में मुब्तला रही कि उसे मुझसे मोहब्बत है। ये सोच कर खुश होती रही कि कोई कीरत को भी पसंद करता है। कीरत दिल दुआ करती थी कि अल्लाह शकील में हमेशा उसे ही पसंद रहूं। ये कहते कीरत के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट दर आई। नानी दम सादे उसे सुन रही थी। पर मैं यहाँ भी मात खा गई। वो मुझे कभी पसंद ही नहीं करता था। वो तो बस मेरे साथ खेल रहा था, क्योंकि मैंने खुद को इतना फजूल बना दिया था। मैंने शकील की तरफ अपने मोहरे बढ़ाए। मैं उसको मीठी बातों की शतरंज में शकील के मीठे बोलों पर अपने मोहरे अंधाधुंध चलती रही, और वो चाले चलता रहा। अब जब मेरे सारे मोहरे पिट कर वापस आ गए तो मुझे अक्ल आ गई। अब मेरा मर्द पर से यकीन उठ गया है नानू। इसकी आवाज़ रुंध गई थी, पर उसने अपनी बात जारी रखी। कमरे का चलता पंखा उसकी बालों की लटों को उसके चेहरे पर बार बार ला रहा था। इसने लटों को पकड़कर कान के पीछे अड़सा। आपको पता है कीरत के सारे मोहरे क्यों पीट गए? उसे सवालिया नज़रों से नानी को देखा, पर नानी खामोश रही। बस हल्का सा नाव में सर हिलाया, क्योंकि कीरत ने हमेशा दूसरों की तवज्जो और मोहब्बत पाने की कोशिश की। इतनी कोशिश कि खुद को भूल गई, खुद से मोहब्बत करना भूल गई। दूसरों में, उनके कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई कि उसके पास उसके लिए ही वक्त न बचा। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कीरत किसी के सामने एहसास कम तरी का शिकार नहीं होगी, किसी की मोहब्बत नहीं मांगेगी। अब कीरत बस कीरत से मोहब्बत करेगी, खुद के लिए सजेगी, खुद को दिखाने के लिए खुद ही तैयार हुआ करेगी। अब कीरत को किसी की ज़रूरत नहीं। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई। नानी आहिस्तगी से उसे बोलते सुनाई दी। क्या मेरी भी नहीं रही ज़रूरत? कीरत ने सुर्ख पड़ती नाक और आंखों से नानी को देखा। आप मेरी ज़िंदगी की पहली दोस्त हैं, और मुझे अपनी इस दोस्त को हमेशा ज़रूरत रहेगी। उसे नानी के गले के गिर्द बाहें फैला ली। नानी ने उसका माथा चूमा। सबको इन्हीं की तरह जवाब देकर कैसा लग रहा है? नानी किसी उम्मीद के तहत पूछने लगी। इन्हें लगा था कीरत कहेगी मुझे अब बुरा लग रहा है। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं इन जैसी नहीं हूँ, मैं ज़र्व दिखाऊंगी। पर कीरत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे गहरी सांस ली। सच बताऊं? नानी ने सर इस बात में हिलाया। तो सच ये है कि मैं आज पहली बार बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। यूँ लग रहा है जैसे मैंने आज खुद से इंसाफ किया। जुल्म वो नहीं था जो दादी और फरहत वगैरह मुझे चार सुनाकर करती थी। जुल्म ये था कि मैं सब चुप करके सुन लेती थी, इन्हीं गलत बातों पर भी टोक नहीं पाती थी। आज मैंने उन्हें उन्हीं की ज़बान में जवाब दे दिया तो इन्हें कोई जवाब समझ ना आए। वो सब खामोश हो गए, और मैं आज बहुत मुतमईन हूँ। नानी उसकी बात सुनकर चुप हो गई, कोई जवाब ना दिया। इन्हें एहसास हो गया था कीरत अपनी जगह ठीक है। वो क्यों कीरत को सब्र सिखा रही है? इन्हें सब्र करके क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। नानी ने ये सब सोचते हुए कीरत को देखा, फिर मुस्कुराए।
आने वाला वक्त तुम पर मेहरबान हो। किरत मुस्कुरा दी, फिर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? नानी ने पूछा। किरत ने शरारत से इशारे उचकाए। खुद से मोहब्बत करने। नानी हल्का सा मुस्कुरा दी। किरत चली गई तो नानी बेड पर लेट गई। आज वाली किरत सच में बदली बदली सी थी। वो माजी की जीनत जैसी नहीं थी, वो अपनी नानी जीनत जैसी नहीं थी, वो मुख्तलिफ थी। यकीनन उसकी किस्मत भी मुख्तलिफ होगी। नानी ने आंखें मूंद ली। इन्हें ये किरत अच्छी लगी थी। लाहौर के बाजार धूप में नहाए हुए थे। इस मार्केट में हर तरफ चलते फिरते मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद थी, जो कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक की दुकानों में आए जा रहे थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सफ़ेद रोशनी से दुकानों पर सजी चमक रही थी। सामने बनी सड़क पर काली चादर अच्छी तरह अपने ऊपर लपेटे किरत एक रिक्शे से उतरती दिखाई दी। इसे रिक्शे वाले को पैसे दिए और बाजार में दुकानों पर तायराना नज़र डालती वो चल रही थी। हाथ में पाउच था जिसमें उसके पैसे थे। किरत सबसे पहले कपड़े की दुकान में गई। वहाँ से उसने काले रंग का कपड़ा लिया, साथ ही गोल्डन सितारों वाली नेट भी खरीद ली। मैचिंग लेस की लेकर वो दुकान से निकल गई। उसने छोटी हील और सुनहरी स्ट्रिप वाला सैंडल लिया। अब उसके पास 1200 बचे थे। वो इन्हें लेकर कॉस्मेटिक की एक दुकान में चली गई। मुझे एक अच्छी क्रीम दे, साथ विटामिन ई के 2 कैप्सूल और वाइटिंग सेरम भी दे दे। दुकानदार ने सरस बात में हिलाया और सारी चीज़ें किरत के सामने रख दी। किरत ने क्रीम की डिब्बी उठाई। शर्तिया है? हाँ जी, बिल्कुल शर्तिया है। एक हफ्ते में आपको अपने रंग में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, पर इसे लगाने से पहले आप 1-2 बार फेशियल या ब्लीच कर लीजिएगा। किरत ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और सामान लेकर दुकानदार को पैसे दिए। जाने लगी, फिर रुकी। मुझे नेल पेंट और लिप ग्लोस भी दे दे। वो लिप ग्लोस और नेल पेंट का कलर देखने लगी। वो एक एक बोतल को तनकीदी नज़रों से देख रही थी। किरत सूट का कपड़ा और सैंडल नानी के घर रखवा कर आई थी और क्रीम वगैरह उसने अपने पुराने सूट में लपेट कर अलमारी में रख दी। दिल इतनी बुरी तरह धड़क रहा था उसका जैसे वो बम लेकर आ गई हो। पूरा दिन इस तरह धड़कते दिल के साथ घर में फिरती रही। शाम को जब बच्चे पढ़कर चले गए तब किरत ने काड़ कबाड़ वाला कमरा खोला, वहाँ से चारपाई निकाली। इसका क्या करोगी? अम्मी ने पीछे आकर अचंभे से पूछा। ऊपर लेकर जा रही हूँ मैं, ऊपर सोया करूँगी इस पर। अम्मी को झटका लगा। अकेली कैसे सोगी? इतने लोगों में भी तो एक उम्र से ही अकेली रह रही हूँ, अब अकेली सो भी जाऊंगी। वो तलकी से कहकर अपनी चारपाई ऊपर उठा कर ले गई। चारपाई हल्की थी, इसीलिए अब आसानी से वो उसे ऊपर ले गई। बड़ी सी छत पे सामने एक कमरा था, आगे बरामदा और बाथरूम। किरत ने बरामदे में अपनी चारपाई डाली, नीचे से अपना बिस्तर भी ले आई, साथ क्रीम और बाकी चीज़ें भी बिस्तर में छुपा कर ऊपर ले आई। ऊपर वाले कमरे में एक छोटी अलमारी थी। किरत ने फेशियल के पैकेट, ब्लीच के शीशे और सीरम वगैरह अलमारी में रखे और क्रीम उसने तकिए के अस्तर में छुपा दी। अब उसे रात का इंतज़ार था। शकील ने उसे छोड़ा था ना, अब शकील बहुत जल्द एक नई किरत से मिलेगा और वो किरत अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लेगी। किरत ने जख्मी मुस्कुरा कर सोचा और नीचे आ गई। इसे अब्बू वाला नोकिया का मोबाइल निकाला, पुरानी सिम ऑन की, एक नंबर निकाला जिस पर जिया लिखा था। किरत ने मैसेज टाइप करना शुरू किया। जिया, तुमने कहा था कभी मुझे नौकरी की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कहूँ, तो आज मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मुझे कहीं अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह पे बहुत जल्द नौकरी चाहिए। किरत ने पूरा मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया और मोबाइल गोद में रख कर सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। शाम लाहौर पर अंधेरे ला रही थी। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। किरत मुस्कुरा दी। पुराने दोस्त पुरानी मरहम से कम नहीं होते, जो कभी कभी ज़ख्म पर लगाई जाए शिफा ज़रूर देती है। किरत ने फ़ोन कान से लगाया और ऊपर आ गई। नीचे बड़े कमरे में सब ड्रामा देखने में मसरूफ़ थे। अब्बू अभी नहीं आए थे। अंधेरों के पहलुओं में छुपे तारे आसमान के दामन पर चुपके चुपके फैलने लगे थे, टिमटिमाते मुस्कुराते। ये तारे लाहौर को मनहूर कर गए थे। डिफेंस में बनी ये ऊंची इमारतें बड़ी मगरूर लगती थी, नई नवीली दुल्हन जैसी जो लाख नखरे करती थी। इन इमारतों में एक इमारत में बने फ्लैट के अंदर आओ तो वहाँ एक छोटा सा लाउंज, सामने एक साथ बने 2 कमरे और ओपन किचन था। लाउंज में सोफे रखे थे जो इस वक्त खाली नजर आते थे। दीवार आवेज स्क्रीन भी खामोश थी। घर बहुत खाली सा था। दोनों कमरों बिल्कुल साफ सुथरे थे। एक कमरा हमेशा से खाली रहा करता था, जबकि दूसरा कमरा उसका था, जो इस वक्त बेड क्राउन से टेक लगाकर लैपटॉप को गोद में रखे हुए था। लैपटॉप पर फेसबुक ऑन थी। सफ़ेद रोशनी से उसका चेहरा दमक रहा था। काली चमकती आंखों में लैपटॉप का अक्स था, होठों पर मध्यम सी मुस्कान। क्लीन शेव किए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र पहने वो फेसबुक के मैसेंजर में मसरूफ़ था। काले छोटे बाल इतने ना थे कि माथे तक आते।
वो मैसेज टाइप कर रहा था। तो क्या तुम मेरे लिए ऑनलाइन नहीं आ सकती? जब मैं चाहूँ, ये लिखकर उसे भेज दिया। जवाब फौरन आया, नहीं जनाब, मुझे घर पर बहुत से काम होते हैं। दूसरी जानिब से बेनियाज जवाब आया तो वो संजीदा सा हो गया। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे लिए हर वक्त ऑनलाइन आ सकता हूँ। अच्छा जी, 2 दिनों में इतनी देर लगी? ये जुमला पकड़कर वो बेसाख्ता हंस दिया। ये नई दोस्त जो अभी 2 दिन पहले ही उसे मिली थी बहुत चालाक है। वो जान गया था। उसकी आंखों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। हाँ, दिल की लगी दिनों का हिसाब नहीं रखती मैडम, और जब लगती है बता कर भी नहीं लगती, बस लग जाती है। इसने ये मैसेज दिल से लिखा और भेज दिया, जो सीधा दिल्ली गेट की उस गली की पुरानी इमारत में रहने वाली अलीज़ा के फ़ोन में आया, जो सबको ड्रामा देखते पाकर अपने कमरे में आ गई थी। वो बहुत खुश थी। ऐश ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अलीज़ा के सेंड करते ही एक्सेप्ट कर ली थी। मैसेज भी खुद ही ने किया। अलीज़ा को तो कुछ करना ही ना पड़ा। उसकी 2 दिन से ऐश से मुसलसल बात हो रही थी। अभी ऐश ने उसे देखा नहीं था। देखेगा तो पागल हो जाएगा। अलीज़ा ने अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते सोचा और ऐश के मैसेज का जवाब देने लगी। इसने ऐश की एक एक तस्वीर बगौर देखी। वो सच में बहुत परकशिश था, पर अलीज़ा कहाँ किसी से कम है। अलीज़ा ने सोच लिया था कि वो ऐश को अपना नंबर दे देगी। फेसबुक पर कब तक कोई किसी से बात करे, कॉल मैसेज पर ठीक रखकर रहता है। आज उसने कॉलेज जाकर भी अपनी दोस्तों के सामने खूब शोखी मारी। ऐश की तस्वीरें दिखाई, पर गैलरी से, फेसबुक से नहीं, और ना लड़के का नाम बताया। कह दिया बाद में बताऊंगी। उसे डर था कि कहीं इनमें से कोई फेसबुक पर ऐश को ना ढूंढ ले और अलीज़ा का पत्ता साफ हो जाए। अलीज़ा की दोस्तों ने उसे चंद नसीहतें दी। कहा, ध्यान से अलीज़ा, फेसबुक का लड़का और सरकारी नल का किसी एक का कभी नहीं होता। इस पर सब हक जता सकते हैं और वो भी खुशी खुशी हर एक को अपना इख्तियार दे देता है। तुम ध्यान रखना, ये ना हो दिल लगा लो और फिर रो पीटो। अलीज़ा ने उनकी बात तभी सर से झटक दी। बकवास कर रही है सारी की सारी। अब हर कोई एक जैसा भी नहीं होता। फेसबुक पर कोई कोई लड़का प्राइवेट नलका भी होता है जो एक ही को अपना इख्तियार देता है। अलीज़ा ऐश की तरफ से मुकम्मल एतमाद में थी। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि अलीज़ा उसे जांचने परखने के चक्करों में हाथ से खोना नहीं चाहती थी। आसमान पे फैले तारों की चमक बढ़ गई और रात मजीद खामोशी भरे अंधेरों में डूबने लगी। तो कीरत भी छत पर आ गई थी। अभी वो आकर बैठी थी अपनी चारपाई पे कि उसे किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। उसे जल्दी से बिस्तर सीधा किया और चादर लेकर लेट गई। आंखें खुली रखी। वो लेटी हुई जीनों को देख रही थी कि कौन ऊपर आ रहा है। कीरत की आंखों में हैरत तब उभरी जब इसने अपने अब्बू को ऊपर आते देखा। वो बेसाख्ता बैठ गई। इसके अब्बू ऊपर आ गए थे, सो रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। कीरत को एक बार फिर हैरत का झटका लगा। इसके अब्बू उसे देखकर इतना प्यार महसूस मुस्कुरा कर रहे थे कि उसे यकीन सा नहीं आया। वो इनके सवाल पर बस गर्दन में हिला सकी। अनवर कदम कदम चलते उसकी चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। कीरत ने चादर समेट कर साइड पर रखी, खुद खड़ी हो गई। बैठे अब्बू? अनवर सर हिलाते बैठ गए। उन्होंने कीरत का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। कैसी हो? इनके सवाल पर कीरत ने समझी से उन्हें देखा। क्या देख रही हो? हैरान हो रही हो कि तुम्हारे बाप को आज तुम्हारा ख्याल कैसे आ गया? वो इतना कहकर जख्मी मुस्कुराए। और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अपनी ही औलाद से मैं इसका हाल कितने अरसे बाद पूछ रहा हूँ। कितना बुरा बाप हूँ मैं। किरत उनकी कोई बात समझ नहीं पा रही थी, पर उनकी बातें उसे तड़पा रही थी। आंसू मचल कर उसकी आंखों में भर गए। मैं ठीक हूँ अब्बू। आपको किसने कहा आप बुरे बाप हैं? आप बहुत अच्छे अब्बू हैं। किरत ने गहरा सांस लेकर खुद के आंसुओं पर काबू किया। आंसू आंखों में ही जमा हो गए। आसमान पर छाए तारे, हवा और अंधेरा इन्हीं खामोशी से देख रहे थे। छत से नजर आती इमारतें रोशनियों से मनहूर थी। नहीं, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, तभी अपनी बेटी से उसका हाल इतने अरसे बाद पूछ रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो कीरत। मैं तुम्हें और वो प्यार न दे सका जो तुम्हारा हक था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो कुछ कहा खामोशी से सुनता रहा। मुझे माफ़ कर दो। और वो यासियत से बोल रहे थे। कीरत की समझ में अब बात आई थी। फरहत की शादी इससे पहले हो रही थी, इसीलिए उसके अब्बू इसका दुख बांटने आ गए थे। कीरत के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। लॉन के सूट में आम सी कीरत अपने काले बालों की चुटिया बनाकर कमर पर डाले हुए थी। चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक था। बस बड़ी भूरी गजारी आंखों में काजल लगा था, जिनमें अब आंसू भी थे। अब्बू बस करें, मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा। आप अपना दिल बुरा ना करें। मुझे दुख नहीं हुआ कि मुझसे पहले फरहत की शादी हो रही है। मैं खुश हूँ। इसने अपने अब्बू को तसल्ली दी और अब वो सच में उदास थी भी नहीं। हालात से समझौता करना उसे बहुत अच्छे से आता था। अनवर ने लब भींच कर कीरत को देखा, फिर जेब में हाथ डाला। ये तुम्हारे लिए लाया था। सोचा था तुम नाराज़ होगी, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। अब की बार अनवर मुस्कुराए। उन्होंने चॉकलेट का पैकेट कीरत के सामने किया।
किरत के आंसुओं पर बेसाख्ता उसकी आंखों से टपकने लगे। उसे ऐसी ही मोहब्बत चाहिए थी अपने अम्मी अब्बू से, जो एक शकील के ना मिलने से मिल रही थी। अगर माँ बाप की मोहब्बत शकील के बदले में ही मिलनी थी तो वो पहले ही शकील पर लानत भेज देती। किरत ने चॉकलेट का पैकेट न पकड़ा और वो अपने अब्बू के गले लग गई। आप बहुत अच्छे हैं अब्बू, खुद को बुरा ना कहा करें। हल्की सी नमी अनवर की आंखों में भी चमकने लगी। तारे इन्हें देखकर उदास हो गए। अच्छा नहीं कहूँगा, अब रोना बंद करो और आज से खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने किरत को खुद से अलग किया, उसके आंसू साफ किया और नीचे जाने के लिए खड़े हो गए। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और पंखा लाता हूँ, गर्मी हो रही है ऊपर। वो इतराफ़ का जायज़ा लेते बोले। किरत ने सर को खम दिया तो वो नीचे चले गए। कुछ देर बाद वो ऊपर पंखा रख कर चले गए। किरत बहुत देर तक बैठी खुश होती रही, रोती रही। इसे कितना इंतज़ार किया था अपने अब्बू का, उनके प्यार का, और आज उनका प्यार उसे मिल ही गया। आंसू उसकी आंखों में अभी तक मौजूद थे। फिर वो अपने दुपट्टे से आंखें पोंछती खड़ी हो गई। कमरे में गई, वहाँ से सारा सामान उठा लाई। तकिए के अस्तर से क्रीम की डिब्बी निकाली। एक बार छत से सहन में झांक लिया कि कहीं उठा हो तो नहीं। नीचे की सारी रोशनियां गुल थी, यानी सब सो गए थे। इसे तसल्ली हो गई तो वो वापस अपनी चारपाई पर आ गई। सफ़ेद बल्ब की रोशनी से पूरी छत चमक रही थी। किरत ने जल्दी जल्दी क्रीम निकाली, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल और सीरम डालकर मिलाया। फिर वॉशरूम में गई, अच्छी तरह मुँह धोया और आकर फेशियल करने लगी। ब्लीच उसने सोचा था कल करेगी। फेशियल करने के बाद उसने क्रीम उठाई और अपने पूरे चेहरे पर मल ली। सारा सामान वो दोबारा अलमारी में रखाई। क्रीम को तकिए की अस्तर में रखकर वो अपनी चारपाई पर लेट गई। आंखें मूंद ली। हवा के साथ अंधेरे ढलते जा रहे थे। अगली सुबह जब लाहौर का धूप से नहाने लगी तो वो भी उठ गई। अपना बिस्तर तय करके कमरे में रखा। नीचे आकर अम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करवाया। अलीज़ा और फरहत ने कॉलेज से छुट्टियां ले ली थी। घर में फरहत की मंगनी की तैयारी शुरू हो गई थी। किरत घर के कामों के बाद नानी के घर चली गई। वहां बैठकर अपना फ्रॉक कटिंग किया और सिलाई करने लगी। दोपहर तक बैठकर उसने अपना फ्रॉक सी लिया था। बाकी का कल आकर पूरा करूंगी, ये सोचकर वो घर वापस आ गई थी। उसकी दोस्त ने उसे कहा था कि वो बहुत जल्द उसे कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा देगी। किरत घर आई तो ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए थे। हमेशा की तरह वो इन्हें लेकर बरामदे में ही बैठी थी। उसे कमरे से फरहत और अलीज़ा की आवाज़ें आ रही थी। फरहत और अलीज़ा की सुलह कल ही हो गई थी। वो दोनों फिर से एक दूसरे के हमराज बन गई थी। दादी के पैर ज़मीन पर नहीं थे। फरहत की मंगनी के लिए वो बहुत परजोश थी। एक एक चीज़ उसकी पसंद से ले रही थी। जिस दिन फरहत की मंगनी थी उस रोज़ घर में सुबह से ही हंगामे बर्पा हो गए थे। अलीज़ा शाम में मंगनी में पहनने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। किरत भी वहीं बाकी सब के साथ बैठी थी। तब अम्मी ने कहा, किरत तुम्हारा सूट भी तुम्हारे अब्बू लेकर आ गए थे, मैंने इस्त्री कर दिया है, शाम को पहन लेना। अलीज़ा ने चौंक कर अपनी अम्मी को देखा। अब किरत को कपड़े भी इस्त्री शुदा मिला करेंगे और वो अपने खुद कर रही थी। अलीज़ा को बहुत बुरा लगा ये फ़र्क। फरहत ने नाक चढ़ाई। जो भी पहन ले ये जहरी जैसी है, उसने मुंह में बड़बड़ाई। दादी ने गंदा सा मुंह बनाया। ये क्यों पहनेगी कुछ, इसके सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे। किरत अभी अपनी अम्मी की बात का जवाब देती कि दादी बोल पड़ी। किरत ने गर्दन तिरछी करके दादी को देखा। मेरे सीने पे सांप क्यों लौटेंगे। फिर अपनी अम्मी को देखा। मेरा सूट नानू के घर रखा है, परसों जब बाजार गई थी तो वो सूट लेने ही गई थी। जूता भी वहीं रखा है और शाम तक पार्लर भी जाऊंगी। ये सब बताते उसने किन अखियों से अलीज़ा और फरहत को भी देखा, जो मुंह फाड़े उसे देख रही थी। अम्मी भी उसकी बात पर हैरान हुई थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अम्मी ये कहकर कमरे से निकल गई। किरत ने दादी को दोबारा देखा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले फरहत की हो रही हो या अलीज़ा की, और आप भी अपने दिल से ये बात निकाल दे कि मैं बेन करूँगी उनकी खुशियों पर। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। दादी की आंखों में आंखें डालकर कहकर वो कमरे से निकल गई। दादी सकित बैठी रह गई। नीम का दरख्त आज रोशनी के कमकमों से दमक रहा था। घर का सहन मेहमानों से भरा था। नज़र ऊपर उठाओ तो छोटी लाइटों से एक छत सी बनी थी। जर्द रोशनी सारी में फैली थी। डेक पर बजते हल्के गाने एक सरूर बर्पा किए हुए थे। शकील दीवार के साथ रखे सोफे पर सफ़ेद सूट पहने बैठा था। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी। उसके इर्द गिर्द उसके कज़न वगैरह खड़े थे। मंगनी की रस्म किरत वगैरह के घर की जा रही थी। किरत की अम्मी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। अंदर कमरे में अलीज़ा फरहत को तैयार कर रही थी। अनवर बाहर के इंतज़ाम दिख रहे थे। दादी अपनी बेटी के साथ बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी। सहन में कुर्सियाँ लगी थी जिन पर कुछ मेहमान बैठे थे, बाकी खड़े थे। शकील की नज़रें मलाशी थी।
वो जब आया था उसे कहीं भी किरत नजर न आई थी। फुप्पू ने भी उसे तलाशा पर वो मिली नहीं। कुछ देर बाद अलीज़ा फरहत को तैयार करके बाहर ले आई। शकील ने एक शौक नज़र फरहत पर डाली, आंखों से इशारा किया। फरहत ने नजरें चुरा ली। गुलाबी कामदार कमीज शलवार और शिफॉन के दुपट्टे में वो आज बहुत अच्छी लग रही थी। मेकअप हल्का था, झुकी आंखों पर लगा काजल सहर लिए हुए था। वो सहज सहज कर अलीज़ा का हाथ पकड़कर शकील की तरफ आ रही थी। अलीज़ा ने सफ़ेद सादा फ्रॉक जिसके गले पर नगों से काम हो रहा था, साथ कोस कज़ा के रंगों वाला दुपट्टा सीने पर फैलाया हुआ था। बालों के आगे से बैक कामिन करके पीछे से फ्रंच बनाकर कंधे पर डाली हुई थी। फरहत को शकील के साथ बिठाकर वो मेहमानों और अपनी दोस्तों से मिलने चली गई। फरहत के करीब अब उसकी दोस्तें खड़ी थी। फुप्पू भी उठकर उसके पास चली गई थी। किरत की अम्मी ने जब सबको कोल्ड ड्रिंक्स दे दी तो उन्होंने किरत को ढूंढा। नीचे वाले कमरों में वो नहीं थी। उन्होंने अनवर को कहा कि वो किरत को कॉल करके पूछे कि कब वो कहाँ है। कह रही है नानू के घर है, बस तैयार होकर आ रही है 10 मिनट में। अनवर ने फ़ोन कान से लगाकर इन्हें इतला दी तो वो कुछ मुतमईन हो गई। ठीक 10 मिनट बाद घर का दरवाज़ा खुला। काली चादर को खुद पर लपेटे किरत अंदर दाखिल हुई। कदम बढ़ाती वो मेहमानों के जमकड़े में आ गई। आहिस्तगी से चादर खुद पर से उतारी। जो नज़र किरत पर उठी वो वहीं रुक गई। किरत अपनी अम्मी के पास चली गई। उसकी अम्मी की उसकी तरफ पीठ थी। उसने अपनी अम्मी के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पलटी और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने आंखें सिकुड़ कर किरत को देखा। काले टखनों तक आते फ्रॉक पर सुनहरी सितारों वाला नेट का गाउन था। सादे फ्रॉक के गले पर लेस लगी हुई थी। आस्तीन पूरी थी। फ्रॉक के घेरे पर चौड़ी फॉल लगी थी। गोल्डन स्ट्रिप वाला सैंडल उसके पैरों में जच रहा था। मरी मरी उंगलियों में उसने अंगूठियां पहन रखी थी। बालों की स्टेप कटिंग करवा कर नीचे से कर्ली करके दरमियान से मांग निकाली और इन्हें आगे कंधों पर डाला हुआ था। बड़ी भूरी आंखें मस्कारे और लाइनर से किसी गजाल की आंखें लग रही थी। 3 दिनों की ब्लीच और फेशियल प्लस क्रीम की मेहनत उसके चेहरे की रंगत पर वाज़े फ़र्क ले आई थी। स्मोकी आईजी, गालों पर हल्का सा ब्लशर और होठों पर लिपस्टिक लगी थी। एक पल के लिए पहचानना मुश्किल था कि ये किरत ही है। किरत की अम्मी उसे नीचे से ऊपर देख रही थी। किरत, इन्हें जैसे यकीन सनाया कि ये जो लड़की सामने खड़ी है वो किरत है। किरत मुस्कुरा दी। कैसी लग रही हूँ? अम्मी टुकुर टुकुर उसे देख रही थी, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत प्यारी। अम्मी की आंखें नम हो गई। उन्होंने किरत का माथा चूमा। अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उनकी दुआ ने किरत को अंदर से भिगो दिया, पर उसने खुद पर काबू किया। उसने रोना नहीं था। उसने अभी एक एक करके तासीर देखने थे। किरत अपनी अम्मी के पास से चली गई। चादर को बरामदे में रखा, फिर सहन की तरफ पलटी। वो दूर से भी देख सकती थी कि शकील की आंखें हैरत से फैली हुई थी। किरत ने फरहत और फुप्पू को देखा जो दम साधे हुए थी। वो चलती हुई इनके पास आ गई। रास्ते में वो जिस से मिली इन सब ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। लगी नहीं रही हो तुम किरत हो। हर तारीफ पर किरत की मुस्कुराहट गहरी होती गई। किरत ने फ्रॉक को इतराफ से पकड़ रहा हुआ था। बहुत अदा से चलती वो फुप्पू तक आई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू। फुप्पू जवाब ना दे सकी, बस सर तपैर उसे देखा। कनखियों से किरत ने शकील को देखा। वो बस उसे ही देख रहा था। अलबत्ता फरहत संभल गई थी। दूर अपनी दोस्तों में खड़ी अलीज़ा भी सख्ती से बाहर आ गई थी। किरत हर एक की हालत से महफूज हो रही थी। खुद से प्यार करने की ये पहली सीढ़ी थी जो किरत ने अबूर कर ली और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किरत फुप्पू से मिलकर दादी के पास आ गई। देख ले दादी, बहुत खुश हूँ मैं। अब अपने दिल से अंदेशे निकाल कर फेंके मैं शकील का जोग लेकर बैठूंगी। वो कहकर एक कुर्सी पर बैठ गई। मंगनी की रस्म शुरू हो गई। शकील ने बड़ी मुश्किल से किरत से नजरें हटाई थी। किरत जानती थी वो उसे ही देख रहा है, पर वो अनजान बनी रही। मंगनी जब अपने एहतताम पर पहुंची और मेहमान चले गए तो अलीज़ा फरहत को अंदर लेकर गई थी। फुप्पू वगैरह भी बड़े कमरे में थी। किरत अकेली सहन में रखी कुर्सी पर बैठी थी। रोशनी उसे चमकता सहन और नीम का दरख्त आज बहुत अच्छे लग रहे थे। किरत अपने मोबाइल पर आए मैसेज चेक कर रही थी जब उसे एहसास हुआ कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है। इसे नजरें उठाई तो सामने शकील खड़ा था। किरत ना चौंकी ना घबराई ना ही शर्माई। वो जानती थी कि शकील जरूर आएगा। उसने चट्टी सी नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई। चेहरा सपाट था। शकील को धचका लगा, पर उसने जाहिर ना किया। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। शकील ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। हवा चलने लगी। किरत के बाल उसके चेहरे पर आने लगे। उसे बालों को कान के पीछे अड़सा। शुक्रिया, मुख्तसर जवाब दिया, नजरें ना उठाई। शकील मजरब हुआ। वो उसे देख क्यों नहीं रही? पहले तो देखती रह जाती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम किरत ही हो। वो दोबारा बोला। किरत कुर्सी से खड़ी हो गई। अब आ गया? सवालिया अंदाज और लहजे में रखा ही। शकील को समझ ना आई वो क्या जवाब दे। किरत ने नजरें इस पर से हटा ली थी। ऊपर आसमानों पर चमकते तारे उसे और इन्हें देख रही थी। आंखों में तारों का अक्स था।
शायद तुम मुझसे नाराज़ हो। शकील की बात पर इसके दिल पर जैसे घुसा लगा। इससे अफसोस से शकील को देखा। आंखों से तारों का अक्स गुम हो गया। इनमें शकील का अक्स बन गया। अंधेरे समेट आए। तुम्हारी गलत फहमी है। शकील ने शाने उचकाए। हो सकता है, क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। शकील फिर मीठे बोलों की शतरंज खेल रहा था, पर अब की बार किरत अपने मोहरे अंधाधुन नहीं चलाएगी। हाँ, सही कहा तुमने, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। इतना कहकर वो खामोश हुई। पर नफरत तो कर सकती हो ना? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। अब शकील की मुस्कुराहट मानीन पड़ गई। उसे किरत की भूरी आंखों में चमक दिखी। कुछ नमी थी जो सहन के कमकमों से आंखों में चमक रही थी। इन आंखों में अब शकील का अक्स ना था। शकील खामोश रहा। वो तंजिया मुस्कुराई। मैं सच में वो किरत नहीं रही जो मीठे बोलों में फंस जाती थी। वो अपना सब कुछ वार देने को तैयार हो जाती थी। मैं अब बदल गई हूँ और अब मुझसे दूर रहना। कदम शकील की तरफ उठाए और चबा चबा कर बोली, मुझे तुम जहर लगने लगे हो। मैं अब तुम पर लालत भी नहीं भेजती। उसे मीठे बोलों की शतरंज की सारी बिसात पलट दी। ये कहकर वो पलट गई थी। उसकी आंखों की नमी आंखों में ही सूख गई। वह अपना फ्रॉक इतराफ से उठाकर जीने टापती ऊपर चली गई। शकील को लगा सारे आंगन की रोशनियां अंधेरों में बदल गई। वो धुआं धुआं चेहरे के साथ वहीं खड़ा रह गया। मंगनी पे ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। 1 महीने बाद की शादी थी। फुप्पू ने खूब लंबी चौड़ी डिमांड की थी। मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी तक फरहत के जहेज के लिए लिया गया था। अब्बू ने दादी को कहा भी सबको एक ही दे दूंगा, तो बाकियों को क्या दूंगा? दादी ने हाथ झिलाया। जब इनका नंबर आएगा तब इनका भी कहीं ना कहीं से वसीला बन जाएंगे। अब्बू एक बार फिर बेबस हो गए, जैसे हमेशा हुआ करते थे, और खामोश भी। जो जो मतलब किया गया सब ला दिया अब्बू ने। शादी के दिन भी शकील लंबी चौड़ी बारात लाया था। अनवर के पसीने छूट गए। समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ कहाँ बिठाए मेहमानों को। जितने मेहमानों का उन्होंने इंतजाम किया था उससे दुगना आ गए थे। बहुत मुश्किल से फरहत को उन्होंने इज्जत से रुखसत किया। इनके दिल में मलाल रह गया कि उसकी सगी बहन ने उनका ख्याल ना किया, पर वो खामोश रहे। जान गए थे कि अब उनके दिन बुरे शुरू हो गए हैं। शादी के बाद घर में एक अलग ही खामोशी छा गई थी। अलीजा अकेली सी हो गई, पर फिर उसने मोबाइल में दिल लगा लिया। ऐश से अब उसकी कॉल वगैरह पर भी बात हो जाती थी। वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। ऐश ने उसे कहा था कि वो एक बार उससे मिल ले। अलीजा ने कहा, दिया, सोच कर बताऊंगी। वो तब से सोच रही थी, मिले या ना मिले। बहुत सोचने के बाद अलीजा ने ऐश से एक मुलाकात करने का फैसला कर लिया। अब मुलाकात होगी तो हो ही, आगे बात बढ़ेगी ना। अलीजा बहुत खुश थी। उसने सोमवार के दिन मिलने को कहा था ऐश को। किरत अम्मी के साथ एक बार फिर काम करवाने लगी। घर के सारे काम अब वो खुद कर लेती थी। अम्मी बाजार से सब्जी वगैरह ला देती थी। अम्मी अब्बू का रवैया किरत से बहुत अच्छा हो गया था। अब्बू बहुत तवज्जो देने लगे थे किरत पर। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते थे। जब अलीजा को बाहर कुछ दिलवाने ले जाते तो किरत को लाजमी साथ लेकर जाते। किरत भी अब खुद के लिए तैयार होती थी। सुबह उठती, घर की सफाई करती, फिर तैयार होकर नानी के घर चली जाती। दादी उसे चुपती नज़रों से देखती रहती। नाजायज आवारा, पता नहीं किसके लिए तैयार हुए। इस रोज़ वो तैयार हो रही थी तो दादी ने पीछे से कहा। किरत बेसाख्ता पलटी। उसे यकीन सा ना आया कि दादी उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम भी लगा रही है। क्या कहा आपने? वह सदमे से उसी हालत में पूछ रही थी। अम्मी बाजार गई हुई थी और एलिजा कॉलेज। घर में किरत और दादी ही थी। सही कही हूँ, न जाने कहाँ आवारागर्दी करती फिरती हो, नानी के घर का कहकर। दादी तनफुर से बोल रही थी। किरत के हलक में आंसू का फंदा फंस गया। मैं ऐसी नहीं हूँ दादी। बहुत दिनों बाद पुरानी किरत ने उसके अंदर सर उठाया था। दादी को शय मिल गई। हाँ जानू हूँ, तू कैसी है? पहले शकील के आगे आगे फिरी थी, अदाएं दिखाई थी। अब उसकी शादी हो गई तो हर रोज़ लिपा पोती करके बाहर निकल जावे। किरत की आंखें डबडबा गई। कमरे में अंधेरा सा फैल गया। दूर कहीं उसे अपना अक्स नजर आया जो उसे देख रहा था। तुम फिर कमज़ोर पड़ रही हो, अक्स ने कहा। किरत की दाएं आंख से आंसू निकला और गाल पर फिसल गया। दादी अब तक बोल रही थी। किरत ने नम आंखों से दादी को देखा, फिर आंखें बेदर्दी से रगड़ी। बस कर दे आप, वो चिल्लाई। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दादी कांप कर रह गई। वो जाराना अंदाज में दादी की तरफ आई। बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब बस। आपको क्या लगता है मुझे लड़के फंसाने के अलावा और कोई काम नहीं? मुझे हैरत है कि आप अपनी औलाद से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। मैंने ही की है अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ, पर वो मेरे गुनाह नहीं बन गए जिनका ताना आप मुझे देती रहती है। उसे दादी के सामने उंगली उठाई, आंखों से आंसू पट पट गिर रहे थे। अब अगर मेरे किरदार पर कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह तन ब्याह करती कमरे से निकल गई। दादी शल रह गई। इन्हें लगा था कि आज किरत इनका गला दबा देगी, पर उसने दबाया नहीं। लेकिन क्या पता अगली बार दबा दे। दादी ये सोचकर थूक निकला और खौफजदा सी बैठ गई।
न्यूयॉर्क पर यह सुबह नम उतरी थी। काले घुंघराले बादल आसमान पर छाए थे। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। सड़कें, इमारतें सब भीग गई थी। यूं लगता था जैसे शाम हो गई हो। ऐसे में जामीन का बंगला भी अंधेरों से लड़ता, बारिश में भीगता नजर आता था और वो अंदर अपने कमरे में बैग पैक कर रहा था। उसकी आज शाम की फ्लाइट थी। पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब वो जा रहा था शहरे यारा, जहाँ वो माहिर रुक रहती थी, जिसे वो एक सदी पहले छोड़ आया था। जामिन ने अपने आने की इत्तला अपनी मम्मी को दे दी थी। डैड और उसकी कम कम बनती थी, इसीलिए वो इनसे ज़्यादा बात ना करता। भाई उस बात से अनजान थे कि आज शाम को वो चला जाएगा, पर जामिन जानता था ज़्यादा देर वो अनजान नहीं रह पाएंगे। मम्मी से ये इत्तला भाभी को मिलेगी और भाभी फ़ौरन भाई के कानों में डालेगी। जामिन ने अपना बैग पैक किया और बेड पर लेट गया। आंखें मूंद ली। जब उसकी आंख खुली, इस वक्त कमरा खामोश पड़ा था। खिड़की से पर्दे हट गए थे। बारिश थम गई थी, पर पूरा मेन हीटन भीगा हुआ था। जामिन कमरे से उठकर बाहर लाउंज में आया तो वहाँ अफजल भाई महानूर के साथ बैठी कॉफ़ी पी रहे थे। उसे आता देखकर वो मग रख कर खड़े हो गए। सादा ट्राउज़र शर्ट में वो दिन भर के थके लगे थे। महानूर ने सब्ज रेशमी लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। बालों के दरमियान की मांग निकाल कर पीछे कमर पर फैलाए हुए थे। वो एक लट चेहरे पर झूल रही थी। कानों में हीरे चमक रहे थे। अलबत्ता गर्दन सोनी पड़ी थी। चेहरा सपाट था। जामिन ने एक नज़र भाभी को देखा, फिर भाई की तरफ मतवजा हो गया, जो नाराज़ लगते थे। तुम पाकिस्तान जा रहे हो? इनका लहजा खफा था। जामिन ने जवाब ना दिया। किचन में गया, केतली चूल्हे पर रखी और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। महानूर के चेहरे पर तलक मुस्कुराहट दौड़ गई। अफजल भाई को गुस्सा आया। वो किचन काउंटर के पास गए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो बरहमी से बोले। सब आंखों वाले ने नज़रें उठाकर भाई को देखा। बिखरे बाल माथे पर थे। जीन्स पर हाफ आस्तीनों वाली शर्ट पहने वो सादगी से भाई को देखने लगा। हाँ जी, जा रहा हूँ, परसुकुन लहजे से जवाब देकर वो कॉफ़ी की तरफ मतवजा हो गया। भाई ने लब भींच कर उसे घूरा। महानूर सोफे पर बैठी गर्दन तिरछी करके उन्हें देख रही थी। वजह जान सकता हूँ? आपको बताएं? मैं नहीं बताऊंगा। अफजल का चेहरा दहकने लगा। जामिन, हर बात पर मन मर्जी अच्छी नहीं लगती। तुम कहीं नहीं जाओगे। डैड से मेरी बात हो गई है। तुम यही रहोगे, मेरे साथ ऑफिस में हाथ बटाओगे। जामिन ने उनकी बात काटी। आपका हाथ बटाने के लिए भाभी काफ़ी है। मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ इतनी ज़रूरत है जितनी पाकिस्तान में है। जामिन ने उनसे नज़रें हटाकर केतली से कॉफ़ी का मग में डाली और उठाकर लॉन्ज में आ गया। मग को कांच की मेज़ पर रखकर वो बेनियाजी से टांग पर टांग रख कर बैठ गया। मानो सपाट चेहरे और सर नज़रों से जामिन को दिख रही थी। अफजल भी दोबारा सोफे पर आकर बैठ गए थे। देखो जामिन, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम पाकिस्तान जा रहे हो। डैड भी कुछ अरसे बाद अपना बिजनेस न्यूयॉर्क में ही शिफ्ट कर लेंगे। हमारा सब कुछ यहीं पर है। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे। जामिन ने मग से कॉफ़ी का घुट भरा। मग मेज़ पर धरा। धुआं मग से उठता सारे में कॉफ़ी की महक फैला रहे थे। जामिन ने भाई को देखा। मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। आप जानते हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक नज़र भाभी पर डाली जो जब से लम भींचे हुए थी। फिर भाई को दोबारा देखा। ना ही आपने डैड, मेरी कुछ देर में फ़्लाइट है। उसने मग से कॉफ़ी का घुट भरा। बाकी बची कॉफ़ी मेज़ पर रखकर वो खड़ा हो गया। अफजल भी खड़े हो गए। ठीक है, तुम जाओ पाकिस्तान, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी टीना से ही होगी। जामिन ने नागवारी से भाई को देखा। भूल है आपकी, वो कहकर बड़े बड़े ढक भरता अपने कमरे में आ गया। फ्लाइट का टाइम होने को था। इसने बैग उठाया, अपना सामान चेक किया, कपड़े चेंज किए और बैग उठाकर कमरे से निकल गया। वो 16 साल का लड़का जो 9वीं जमात में था जब उसने पहली बार सुना था कि उसे कोई नई टीचर मैथ्स करवाया करेगी। अपनी क्लास का नक चढ़ा और अमीरज़ादा लड़का जिसके डैड उसके स्कूल की ट्रस्टी भी थे। इसीलिए प्रिंसिपल मैम की भरपूर कोशिश थी कि वो किसी तरह जामिन को 9वीं की मैथ्स क्लियर करवा दे। वो घर से निकलकर अब गाड़ी में बैठ गया था। भाई अफजल ने उसे कहा था कि वो इसे एयरपोर्ट छोड़ देंगे, पर वो ना माना। अपने एक दोस्त को बुला लिया जिसके साथ वो अब एयरपोर्ट जा रहा था। जिस दिन मैथ्स की टीचर का पहला दिन था, वो सादे लिबास में मलबूस थी। वो जामिन से काफ़ी संभल कर बात कर रही थी, जैसे इन्हें इल्म हो कि जामिन कौन है और किसका बेटा है। उनके लहजे में जामिन के लिए नरमी थी। जामिन को पहली बार किसी लहजे ने असीर किया था। वो हर रोज़ जामिन को मैथ्स समझाती और जामिन समझ कर भी ना समझ बन जाता। इसे अपनी ये डरपोक टीचर बहुत अच्छी लगी थी। फिर उसने अपनी टीचर को टिश्यू का फूल बनाते देखा जो प्रिंसिपल मैम की फरमाइश पर वो बना रही थी। जामिन को इनकी चलती मरमरी उंगलियां बहुत खूबसूरत लगी, नाजुक मखरूती उंगलियां। वो एयरपोर्ट पहुंच गया था। फ्लाइट में कुछ वक्त रहता था। वो बेंच पर बैठ गया और बेंच की पुश्त से कमर टिका कर आंखें मूंद ली।
उसने अपनी टीचर से एक दिन फरमाइश की कि अगर वो मैथ्स के सारे सवाल ठीक करेगा तो इसे इनाम में टिश्यू का फूल चाहिए। टीचर मान गई। जामिन ने उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रिंसिपल मैम खुद बहुत हैरान थी। जो लड़का किसी के काबू नहीं आया वो इस नई टीचर के काबू आ गया था। जामिन की मैथ्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी। फिर वो भी अक्सर सवाल गलत कर देता और जब टीचर डांटती तो वो इन्हें टुकर टुकर देखता रहता। घर जाकर भी उसकी ज़बान पर एक ही नाम होता, परिशे। पहलू में मौजूद दिल बेचैन रहने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर वो बस परिशे के करीब रहना चाहता था। उसने टेस्ट भी अच्छे देना शुरू कर दिए थे। परिशे ने जिस दिन उसे टिश्यू का फूल दिया उस दिन वो खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। फिर उसे एक दिन मालूम हुआ कि टीचर स्कूल छोड़कर जा रही है। फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो जहाज़ में अपनी निश्त पर बैठा। जहाज़ आसमानों पर उड़ने लगा। सीने में धड़कते दिल की धड़कन तेज हो गई। 10 साल बाद वो पाकिस्तान जा रहा था, जहाँ से वो ज़बरदस्ती न्यूयॉर्क लाया गया था। इसके लिए ये खबर किसी झटके से कम ना थी। वो परिशे के दूर जाने का सोच कर ही खौफजदा हो गया था। उसे कुछ समझ ना आया, पर उससे इतना ज़रूर मालूम हो गया कि वो परिशे को पसंद करने लगा। 16 बरस की पहली मोहब्बत जो इसे परिशे से हो गई थी। और फिर उसने उस रोज़ ग्राउंड में सबके सामने परिशे को फूल देने की कोशिश की और कहा कि वो इसे पसंद करता है। और फिर अगले ही लम्हे उसके गाल पर परिशे ने थप्पड़ रसीद करके चली गई थी। इस बात की खबर प्रिंसिपल मैम को भी हो गई थी। उन्होंने फौरी जामिन के डैड को स्कूल बुला लिया। अमीरों की बेइज्जती करने का मौका कभी कभी मिलता था, इसीलिए मैम ने इसी मौके को हाथ से ना जाने दिया। जामिन के डैड इसकी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुए और उसे घर ले आए। इस रोज़ वो पूरा दिन कमरे में बंद रहा, पर उसने अपनी अजीब जिद ना छोड़ी। वो परिशे के पास जाना चाहता था। उसकी जिद और हठ धर्मी से तंग आकर जामिन के डैड ने उसके बड़े भाई और भाभी के पास भेजने का फैसला कर लिया। जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। वो जहाज़ से उतरा और एक गहरा सांस खींचा। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। गाल पर डिंपल पड़ गया। सब आंखों में चमक दर आई। एयरपोर्ट से उसे उसकी मम्मी लेने आई थी, जो उसने नज़र भी आ गई थी। वो उनकी तरफ बढ़ गया। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी न्यूयॉर्क भेजा जा रहा था। उसकी हर जिद, हर मन्नत धरी की धरी रह गई, पर उसके डैड ने उसकी एक न मानी और इसे न्यूयॉर्क भेज दिया। जामिन के डैड को लगा था कि टीन एज का जुनून उम्र के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा, पर जामिन ने परिशे की मोहब्बत को दिल से ना निकलने दिया। दूर रहकर भी परिशे के दिए फूल से बातें की, उसे संभाला। जामिन ने ठान ली थी कि वो दोबारा पाकिस्तान ज़रूर आएगा और अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरी करेगा। जामिन अपनी मम्मी से मिला। सामान लेकर वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया। बरसों पहले जो हुस्न ठाना था वो आज पूरा हो गया था। वो पाकिस्तान आ गया था, लाहौर आ गया था, शहर यारा आ गया था। जामिन अपनी मम्मी के साथ गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी चला ली थी। लाहौर काफ़ी बदल गया था। वो दिलचस्पी से हर चीज़ देख रहा था। चकोर, तेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट और तेरी ये मासूम अदाएं मुझे पल पल आजमाती है। मैं रातों को तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी नींदें मुझसे रूठ गई। मैंने मोहब्बत में खुद को चकोर और तुम्हें चांद मान लिया। वही चकोर जो पूरी रात चांद को पाने की जसारत करता है, उड़ता है, पूरी रात उड़ता है, पर चांद तक पहुंच नहीं पाता। थक जाता है, वापस लौट जाता है, पर चांद पाने की कोशिश तर्क नहीं करता। मैं भी तुम्हें एक दिन पालूंगा। मैं तुम्हारा, अपने चांद का चकोर बनकर रहूंगा। मैं चांद पाकर रहूंगा। उदास शाम थी। लाहौर भी उदास लगता था। यूं लगता था जैसे किसी का सब कुछ आज लूट जाने को हो या पल पल लूट रहा हो। अफक में उड़ती ऐसी पतंग जो लाख संभालने पर भी डूब रही हो, और पतंगबाज की वो आखिरी पतंग हो, इसके बाद खेल से निकल जाना हो। जैसे जैसे लाहौर पर रात फैल रही थी, उस अस्पताल की रोशनियां जलती जा रही थी। कशीदा राहदारी से बहुत से लोग आ रहे जा रहे थे। राहदारी से कुछ आगे जाकर बने इमरजेंसी वार्ड में कीरत नानी का हाथ थामे बैठी थी। उनकी सांसें डूबती जा रही थी, नब्ज मध्यम हो रही थी। डॉक्टर अफरा तफरी में थे। ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर भी नानी की हालत पल पल खराब हो रही थी। कीरत बदहवासी से डॉक्टर्स को काम करते देख रही थी। आंखों में नमकीन पानी जमा था जो निकल कर ही नहीं देता था। कीरत के पीछे खड़ी उसकी अम्मी मुसलसल रो रही थी। अलीज़ा की भी आंखें नम थी। अलबत्ता अबू डॉक्टर्स की तरफ फिक्रमंदी से देख रहे थे। डॉक्टर की रंगत बदलती जा रही थी। नानी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी। फरत की शादी में भी वो इसलिए भी शामिल नहीं हुई थी। कीरत हर रोज़ जा रही थी नानी के पास, पर कल शाम को जब वो नानी के पास घर से वापस लौटी तो कुछ देर बाद नानी के घर की किराएदार हड़बड़ाता हुआ कीरत के घर आकर दरवाज़ा पीटने लगा। कीरत ने दरवाज़ा खोला तो किराएदार ने बताया कि नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। कीरत हैरान हुई। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ।
किराएदार ने सर जल्दी से जल्दी हिलाया। हाँ, मुझे भी अभी ही बच्चों ने बताया कि बड़ी बी की तबीयत खराब हो रही है। मैं जब खुद नीचे आया तो देखा वो निढाल सी बेड पर लेटी थी। आप लोग जल्दी चले आ जाए, वो कहकर पलट गया। किरत ने चीख मारकर अपनी अम्मी को बुलाया और खुद सर पर दुपट्टा जमा दी नानी के घर की तरफ भाग ली। फिर अम्मी और वो किराएदार के साथ इन्हें अस्पताल ले गई। अनवर भी कुछ देर में आ गए थे और कल से नानी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। तबीयत घड़ी की तरह हर टिक टिक से और बदतर हो रही थी। कल से किरत रो रही थी, दुआएं कर रही थी, पर नानी की तबीयत ठीक ना हुई और कल से अब तक ना जाने कितने बार डॉक्टर्स उनका चेकअप कर चुके थे। अब तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर ने नानी को आखिरी बार चेक किया तो इनकी नज़रों में अफसोस था। उन्होंने अनवर को देखा। सॉरी, शी इज़ नो मोर। किरत सन्नाटे में चली गई। पतंगबाज की आखिरी पतंग भी कट गई। उम्मीद, दोस्ती, मोहब्बत और वो प्यार भरा लम्स किरत से आज छिन गया। किरत की जिंदगी की पहली दोस्त इसे छोड़ कर गई। किरत ने ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, नानू को कुछ नहीं हो सकता। हमने उसने नानी के हाथ थपकते अपनी अम्मी को देखा जो सीना कोप रही थी, चीख रही थी। अलीजा फुट फुट कर रो रही थी। किरत ने दफ्तन अपने अब्बू को देखा जो आंखों पर हाथ रखे खड़े थे। किरत की बाकी की बात उसके मुंह में ही रह गई। आंखों का नमकीन पानी टूटकर गालों पर बिखर गया। उसे नानी का सर्द हाथ मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। किरत किस किस के सामने रोएगी अब? वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। नानी के हाथ को बहलाना चूम रही थी। किरत अब नानू किसे कहेगी? कौन उसके आंसू पोंछेगा? अब्बू ने बढ़कर किरत को खुद से लपेट लिया। वो ज़ारों कतार रो रही थी। अब्बू ने जब से लब आपस में बेबस किए हुए थे, पर आंख की नमी वाज़े नजर आती थी। नानी के मुर्दा जिस्म को किरत के घर के सहन में लाकर रख दिया गया। फरहत भी फुप्पू के साथ आ गई थी। सब आंखें नम थी सिवाय दादी की आंख की। उन्हें जब ये खबर मिली तो वो तनफुर से उनका चेहरा सियाह हो गया था। चलो, एक कम वक्त तो इस दुनिया को नजात मिली, उन्होंने ज़ेरे लब कहा, और तब से अब तक वो सपाट चेहरे से बैठी थी। कहते हैं मौत हर एक का दिल पिघला कर मरने वालों को मारती है, कि उसके बाद उसके बस अच्छे लफ्ज़ों में ही याद किया जाता। पर कुछ दिल मौत भी पिघला नहीं पाती, और इन दिलों में से एक दिल दादी का था। वो दुनिया दिखावे के लिए 4 आंसू ना बहा सकी। नानी को जिस वक्त घर से ले जाया जा रहा था, किरत बेहोश हो गई थी। अम्मी सर पीट पीट कर रो रही थी। अलीजा और फरहत भी रोती जा रही थी। फुप्पू की आंखें भी नम थी। किरत ने अपनी दोस्त का आखिरी बार मुंह भी ना देखा था और वो अपने आखिरी ठिकाने को चली गई। जब वो होश में आई तो इस वक्त रात ढल चुकी थी। अम्मी उसके सिरहाने बैठी थी। बिखरे बाल उनके चेहरे पर थे। वो सिसक रही थी। किरत ने खाली नज़रों से अपनी अम्मी को देखा। अम्मी, अम्मी, नानू मुझे छोड़कर चली गई। वो अम्मी के गले लगकर एक बार फिर रोने लगी। वो अपनी किरत को अकेला कर गई। वो अम्मी के गले से लगी अपने सारे आंसू नानी के नाम कर रही थी। बाहर सहन में उतरती शाम यासियत से सब देख रही थी। नानी को ये दुनिया छोड़े 2 हफ्ते हो गए थे। सबकी जिंदगी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, पर किरत की जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी थी। वो अब भी रात ढले तक जागती रहती, रोती रहती, नानी के घर चली जाती, घंटा घंटा वहाँ गुमसुम बैठी रहती। नानी अपना घर किरत के नाम कर गई थी। दादी को इस बात की भी आग लग गई थी, पर खामोश रही। अनवर आजकल इन्हें बोलने कम ही देते थे और किरत से तो बिल्कुल नहीं बोलने देते थे। उन्होंने किरत की बहुत फिक्र करना शुरू कर दी थी, पर फिर भी जब अनवर घर ना होते और किरत दादी को रोती नजर आ जाती तो कहती, ए छलावे, क्यों पूरा दिन कोनों में फंस फंस कर बैंग करती है? जिसने मरना था वो मर गई और तू यूं रोवे है जैसे वो अमृत ही पी कर आई थी। ए बन्नो, मैं कहूँ इतना ही गम लगा है तो तू भी जा मर जा, पर ये नखवत ना फैला। किरत तासिफ से दादी को देख कर रह जाती। इस रोज़ वो छत पर लेटी हुई थी कि अब्बू ऊपर आ गए। किरत के अब्बू ऊपर आते देखा तो वो बैठ गई। अब्बू ने मुस्कुरा कर उसे देखा। कैसी हो? वो अब अक्सर उससे ये सवाल करते थे, या शायद हर रोज़ ही। किरत ने बस सर को खम दिया और नज़रें झुका कर बैठ गई। इसके अब्बू कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, देखो किरत, तुम्हारी नानी की मौत का हम सबको दुख है, पर अब वो वापस नहीं आ सकती, हमारे रोने से भी नहीं, और हमारे रोने से उनकी आगे की मंजिलें मुश्किल होगी। उन्होंने किरत का चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। और तुम्हारी नानी तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम रोगी तो उनकी रूह भी बेचैन रहेगी। क्या तुम इन्हें वहाँ भी परेशान करना चाहती हो? किरत अपने अब्बू के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके अब्बू उसके बालों में हाथ फेरते रहे। जब किरत संभल गई तो वो नीचे चले गए। किरत आसमान को देखने लगी। आसमान पर एक रोशन तारा बिल्कुल उसके माथे पर था। किरत को इसके तारे में नानी का चेहरा नजर आया। वो किरत को दिख रही थी और किरत इन्हें। सुबह की किरणों ने जहां लाहौर को अपने रंग में रंगा, वहीं ज़मीन भी अपनी नींद से बेदार हो चुका था।
وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کی اپنی ڈیڈ سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ کسی بزنس کانفرنس کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے، تبھی وہ ابھی تک سکون سے یہاں رہ رہا تھا، پر آج اس کا یہ سکون بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ڈیڈ رات کو واپس آ گئے تھے اور اب اسے نوکر کے ہاتھوں پیغام ملا کہ اس کے ڈیڈ اس کا ناشتے کے ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ ضامن نے فریش ہو کر جینس کی پینٹ بلیک شرٹ پہنی تھی اور گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر انہیں ماتھے پر ہی برقرار رہنے دیا۔ سبز مائل آ کے کانچ سی لگتی تھی۔ خود پر پرفیوم اسپرے کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ابھی آفس جانا شروع نہیں کیا تھا۔ پہلے وہ اپنے اکا دکات پرانے دوستوں سے ملا جو نیو یارک جانے کے بعد بھی اس سے رابطے میں تھے۔ پھر وہ اپنے پرانے اسکول گیا پریشے کی تلاش میں، پر وہاں جا کر اسے بہت نا امیدی ہوئی۔ پورا اسٹاف بدل چکا تھا، پرنسپل میم بھی، اور پرانے ریکارڈز میں پریشے نام کی کوئی ٹیچر درج نہیں تھی۔ ضامن کو اپنے حواس شل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، وہاں سے کچھ ایسا معلوم نہ ہو سکا جس سے پریشے تک رسائی حاصل ہو، پر اس نے سوچا تھا کہ ایک بار پھر اسکول جائے گا، وہاں پرانے ریکارڈز پہ پرنسپل میم کا ایڈریس لے گا، شاید انہیں پریشے کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ ضامن زینے اترتا سیدھا ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ ماں سربراہی کرسی پر اس کے ڈیڈ سپاٹ چہرے سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ضامن پر ڈالی، پھر نظریں کھلی کھڑکی کی طرف مرکوز کر لی جہاں سے لان کا پچھلا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ قدے آدم درختوں کے پتے ہوا سے لہلہا رہے تھے، چڑیاں شاخوں پر بیٹھی تھی۔ ضامن اپنی ممی کو دیکھا جو اس کے ڈیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ضامن کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، ساتھ انہوں نے پلکوں سے اشارہ بھی کیا، شانت۔ ضامن خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے افضل کو منع کر دیا تھا کہ وہ تمہیں پاکستان نہ بھیجے۔ ضامن کے ڈیڈ نے بات کا آغاز کیا۔ بلیک آفس سوٹ میں ملبوس رعب دار چہرے سے ماتھے پر بل لیے وہ خوش شکل مرد تھے۔ وہ ابھی بھی باہر درختوں کو دیکھتے بولے۔ ضامن نے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور اطمینان سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پر تب تک میری فلائٹ بک ہو چکی تھی، فلائٹ کینسل بھی ہو سکتی تھی۔ ان کا لہجے میں سخت تھا۔ ضامن کی امی ثریا مضرب سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹراؤزر پر اونچی شرٹ پہنے وہ میک اپ سے اٹے چہرے سے اپنی بہت سی جھریاں چھپا گئی تھی۔ بالوں کی شولڈر کٹنگ کروا کر انہیں بھورے رنگ سے ڈائی کیا ہوا تھا۔ بالوں کے درمیان کی مانگ نکال کر انہوں نے نشانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ چہرے پر بظاہر مسکان تھی، پر پیٹ میں گولے بن رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی ضد اور شوہر کا غصہ سب اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈیڈ کی بات پر ضامن نے گہرا سانس لیا۔ میں پاکستان واپس آنا چاہتا تھا ڈیڈ، اسی لیے آ گیا۔ کیا ہم یہ بات ختم نہیں کر سکتے؟ اس کے ڈیڈ نے کھڑکی سے نظریں ہٹائی۔ ضامن تم اب چھوٹی نہیں رہے جس کی ہر بات مان لی جائے، تم میری چھوٹی اولاد ہو، اسی لیے مجھے ہمیشہ سے بہت عزیز رہے ہو۔ پر توفق دیا، پھر اسے گھرتے ہوئے چبا چبا کر کہنا شروع کیا، اب جتنا میں تمہیں کہا کروں مان جایا کرو، تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟ ضامن نے ان کی بات کاٹی اور انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ثریا نے پہلو بدلا۔ گفتگو کا رخ غلط سمت جاتا انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باہر شاخوں پر بیٹھی چڑیاں چوکنا سے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس کے ننھے منھے بچے جن کے ابھی نئے پر نکلے تھے اڑنے کی جسارت کر رہے تھے۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے آپ دونوں؟ ثریا نے دونوں کو ٹوکا اور اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ جعفر ضامن کا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اور اچھی بات ہے یہ یہاں آ گیا، آپ کے آفس میں بھی مدد ہو جائے گی۔ جعفر صاحب نے سر جھٹکا اور ضامن سے بھی نظریں ہٹا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ضامن بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کھڑکی سے نظر آتی چڑیا کے بچے اڑنے کی کوشش میں اب بھی مصروف تھے۔ چڑیا ویسی ہی چوکنا بیٹھی تھی۔ صبح کی چمک نے کیرت کے گھر کی عمارت کو بھی چمچما دیا تھا۔ دھوپ کی ہلکی کرنیں بھی اب قابل برداشت نہ ہوئی تھی۔ چھت کے برآمدے میں بچھی چارپائی پر سوئی کیرت کسمساتی ہوئی نیند کا دامن چھوڑ کر انگڑائی اور جمائی لیتی خود سے چادر ہٹاتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سامنے نیلے آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے، دھوئے کی طرح کے کمزور بادل کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے۔ اس نے دور آسمان کو دیکھتے سرہانے کے پاس سے اپنا دوپٹہ اٹھایا کہ کچھ گرنے کی آواز سے وہ چونکی۔ اسے سرہانے کی طرف نیچے فرش پر دیکھا، بھویں سکڑ گئی کچھ حیرت سے۔ وہ جھکی اور فرش پر پڑی چاکلیٹ جس پر گلاب کا تازہ پھول ٹیپ سے لگا تھا اور ایک سفید پرچی جو طے شدہ تھی، اس کو اٹھایا۔ وہ حیرت سے چاکلیٹ اور پھول کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گلاب کے پیچھے سے سفید طے شدہ پرچی نکالی، کھول کر دیکھا تو اس پر ایک سطر درج تھی، تم روتی اچھی نہیں لگتی، تمہارے آنسو انمول ہیں، انہیں ضائع مت کیا کرو، اپنے چاند کا چکور۔ سطر پڑھ کر اسے جیسے جھٹکا لگا۔ اسے فوراً ادھر ادھر دیکھا، چھت پر کوئی نہیں تھا، شاید ابو لائے ہوں، اسے دل میں سوچا۔ پھر دوبارہ پرچی کو بغور دیکھا اور اس کا دل ڈوب گیا، یہ اس کے ابو کی لکھائی نہیں تھی۔ پھر رات کو کون آیا تھا جس نے اسے روتے دیکھا؟ کیرت نے دوپٹہ جلدی سے سر پر لیا اور چارپائی سے کھڑی ہو کر
पूरी छत पर चक्कर लगाया, पर छत पर कोई भी ना था। उनके हमसाइयों में से भी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। ये बात किरत अच्छी तरह जानती थी, फिर वो बुरी तरह उलझ गई थी। उसने चॉकलेट और फूल को देखा। उसे इन दोनों चीज़ों से ही खौफ महसूस हुआ। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि नीचे अम्मी की आवाज़ आई तो वो जैसे होश में आई। इसे जल्दी जल्दी फूल और चॉकलेट अंदर कमरे के अलमारी में रखी और बिस्तर तय करके अपने आप को नॉर्मल किया और नीचे आ गई। नीचे आई तो दादी ने उसके आते ही आंखें दिखाई। अरे मोहतरमा, उठ गई आप? अब भी क्यों उठी? सोए रहना था, दादी तंज़ लहजे से बोली थी। किरत ने बस गहरा सांस लिया और मुंह हाथ धोने चली गई। उतने में अलीज़ा भी उठकर आ गई। किरत मुंह धोकर अम्मी की मदद के लिए किचन में आ गई। आप ही मेरी यूनिफॉर्म तो इस्त्री कर दें। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। किरत इस वक्त चाय बना रही थी और अम्मी पराठे। दोनों ने अलीज़ा को देखा। मैं चाय बना रही हूँ, किरत ने सपाट से लहजे में कहा और दोबारा पैन की तरफ मतवजा हो गई। अम्मी भी अपने काम में लग गई। अलीज़ा को किरत का जवाब बुरा लगा, पर वो जब्त कर गई। चाहे अम्मी देख लेगी, आप मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर दें, कॉलेज से देर हो जाएगी। किरत ने शाने उचकाए। हो जाए, देर तुम्हें होगी, मुझे नहीं, वो बेनियाजी से बोली थी। अलीज़ा के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। हाय तौबा है, जब इनसे अच्छे तरीके से बात कर लो तो ये यूँ जवाब देती है जैसे जानती ही ना हो। एक यूनिफॉर्म इस्त्री करने में क्या हो जाएगा? इसे पहलू पर हाथ रखकर कहा। किरत ने परसुकून लहजे से अलीज़ा को देखा। वही जो तुम्हें हो जाएगा। और मेरी बहन, मुझसे अच्छे तरीके से ना बोलो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। भाड़ में जाओ, अलीज़ा ने जोर देकर कहा और पैर पटकती कमरे में चली गई। किरण ने तल्खी से मुस्कुराकर सर झटक दिया। अलीज़ा फिर भन भन करती अपनी वर्दी इस्त्री करके कॉलेज चली गई। किरत भी नाश्ते से फारिग हुई तो इसने अपने अब्बू को मुखातिब किया। मैं नौकरी करना चाहती हूँ अब्बू। अनवर, जो अभी अलीज़ा को कॉलेज छोड़कर आकर बैठे चाय पी रहे थे, उसकी बात पर कुछ नासमझी से उसे देखने लगी। क्यों? मेरा मतलब है पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो। किरत ने नाम में सर हिलाया। घर में दिल नहीं लगता अब्बू। वो अभी कुछ और कहती कि दादी अपनी आदत से मजबूर बोली। हाँ, इस काली बिल्ली के पैर कहाँ टिके हैं घर में, ये कुत्ते की तरह सड़कें नापती फिरेगी। अब्बू ने तंद खो निगाहों से उन्हें घूरा तो वो खामोश हो गई। फिर उन्होंने किरत को देखा। मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारा जो दिल करे करो। इतना कहकर वो खामोश हुए। दादी ने उनकी बात पर नाक चढ़ाई और टीवी देखने लगी। किरत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। बहुत शुक्रिया अब्बू। इसका दिल किया वह अपने अब्बू के गले लग जाए, पर इसे ना जाने क्यों हिचकिचाहट महसूस हुई। शायद उसे डर था कि दादी कुछ उल्टा फिर से ना कह दें। अनवर ने चाय का कप रखा और किरत का चेहरा देखते हुए खड़े हुए। अब्बू के गले लग जाया करो जब भी तुम्हारा दिल करे, उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर मोहब्बत से कहा। किरत के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। वो कुछ ना बोल सकी। दादी उसे अपने बेटी के गले लगा देख पता नहीं क्या क्या मुंह में बोलने लगी, पर वो दोनों बेनियाज थे। अनवर ने उसे खुद से अलग किया और फिर पूछने लगे, पर नौकरी करोगी कहाँ? मैंने जिया को नौकरी को कहा था। कल उसने एक ऑफिस का पता मैसेज किया था, वहाँ सेक्रेटरी की ज़रूरत है, आज वहीं जाऊँगी। वो परजोश लहजे से सारी तफसील बताने लगी। अब्बू इसके खुले चेहरे को मुस्कुरा कर देख रहे थे। किरत भी फूल और चॉकलेट वाला मामला भूल गई थी फिलहाल। दोपहर ने जब लाहौर का रुख किया तो किरत भी घर लौट आई। ऑफिस में CV जमा करवा कर वो अब वापस आ रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे कह दिया था कि वो इसे खुद कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। किरत समझने वाले अंदाज से सर हिलाती वहाँ से निकल आई। ऑफिस की इमारत देख कर ही वो अपना एतमाद खो चुकी थी और फिर अंदर जाकर उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दी गई। ऑफिस खासा बड़ा और परताइश था। इमारत कांच की बनी नजर आई थी। पता नहीं जिया ने क्या सोचकर मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ नौकरी मिलेगी। वो जब तक वहाँ बैठी रही यही सोचती रही। वो अभी भी इसका जहन उसी जंग से उलझा था। किरत अपनी गली में दाखिल हुई तो कुछ पल के लिए नानी के घर के दरवाजे के आगे उसके कदम रुक गए। दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अब इस घर में उसकी नानी नहीं थी, वो बहुत दूर चली गई थी। किरत की आंखें भीग गई। उसे चादर के पल्लू से आंखें रगड़ी और अपने घर की जानिब बढ़ गई। घर दाखिल होते ही उसे शोर से अंदाज़ा हो गया फरत आ गई है। वो बहुत कम आया करती थी। आती तो नखरे में रहती, बात बात पर कहती, शकील का दिल नहीं लगता मेरे बिना, मैं जल्दी चली जाऊंगी। अम्मी इस बात पर टोकती, बाप का लिहाज कर लिया करो बहन, यूं शौहर का नाम जपना अच्छा नहीं लगता। अब इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अपनी चीज़ को अपना ना कहूँ तो क्या कहूँ? वो लापरवाही से जवाब देती। अम्मी जल कर रह जाती। शादी के बाद तो बिल्कुल ही बेगैरत हो गई है, अम्मी कहकर चली जाती और वो तन फन करती रह जाती, पर शकील शकील करने से बाज ना आती। अलीज़ा और वो खास कर किरत के सामने शकील की एक एक बात खूब जता कर करती। शायद उसे अभी भी लगता था कि किरत के दिल से शकील की मोहब्बत नहीं निकली, पर इसे कौन बताए कि सांप कहाँ एक बिल में रहते हैं।
जगहें बदलना उनकी आदत होती है। किरत दिल में सोचती और ला ताल्लुक होकर बैठी रहती, उसकी किसी बात पर तवज्जो न देती, और इसने आज भी यही करना था। किरत ने गहरा सांस लिया। आज फिर इस घर में शकील नामा पढ़ा जाएगा और इसे जलाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी, पर इन लोगों को क्या पता, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वो नीम के दरख्त पर नजरें जमा कर ज़ेरे लब बोली। नीम के दरख्त की शाखें हवा से हिलने लगी, जैसे किरत की बात की तायद कर रही हूँ। किरत चादर उतार कर बड़े कमरे में आई तो सामने दादी के साथ फुप्पू बैठी थी। फरहत अलीज़ा के साथ अपने कमरे में थी। किरत ने उन्हें सलाम किया। कहाँ से आ रही हो? फुप्पू जांचती नज़रों से उसे देख रही थी। किरत के बजाय अम्मी ने जवाब दिया, नौकरी के लिए सीवी जमा करवाने गई थी। फुप्पू पहले चौकी फिर लब भींच कर सर हिलाए। हाँ, अच्छी बात है, रिश्ता होने की तो उम्मीद नहीं है, चलो नौकरी करके ही दिल बहला लेगी। वो हमदर्दी करते लहजे से गोया हुई थी, पर इसमें छुपा ताना किरत को घायल कर गया। वो मुस्कुराई थी। हाँ फुप्पू, सही कहा आपने। वो चलती फुप्पू के सर पर आ गई। अम्मी पीछे चारपाई पर बैठी उसकी पुश्त देख रही थी। दादी ने आंखें सुकूड़ कर किरत को बगौर देखा। वो शर्मिंदा नहीं हुई थी बेइज्जती पर। वो फुप्पू शकील को कहना कि मेरे पैसे कब दे रहा है? कौन से पैसे? फुप्पू तनक कर बोली। किरत की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वही पैसे जो कभी वो अपने सूट खरीदने के लिए उधार लेके आया था, तो कभी किसी दोस्त को दावत देने के लिए लेकर गया था। फुप्पू को बात समझ आ गई थी, पर वह अनजान बनकर बोली, तुमसे क्यों लेगा? उसके पास पैसों की कमी है? किरत ने फौरन नाम में गर्दन हिलाई। कमी पैसों की नहीं होगी, पर कुछ लोग मांगने की आदत से मजबूर होते हैं, और शकील भी इन्हीं में से एक है। जबान संभाल कर किरत, मुंह तोड़ दूंगी जो मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा कुछ बका तो। फुप्पू फनकारी। दादी ने भी बोलने के लिए लब खोले, पर इनसे पहले किरत बोल पड़ी। अच्छा, नहीं बोलती, बस मेरे पैसे दिलवा दें इससे। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। पीछे से न जाने फुप्पू और दादी क्या क्या बोलती रही, पर उसने तवज्जो न दी। अलीज़ा के बेड पर फरहत सीधी लेटी हुई थी और अलीज़ा इस पर झुककर उसकी भवें संवार रही थी, साथ साथ बोल भी रही थी। ए बहन, क्या हो गया है तुम्हें? ये भवें मर्दों जैसी क्यों बढ़ाकर फिर रही हो? कितना अरसा हो गया है तुम्हें ये भवें बनाए? वो मुंह में धागे का एक सिरा दबाकर भींचे लबों से बोल रही थी। फरहत ने आंखें बंद की हुई थी। बस ना पूछो, ये फुप्पू वो मनहूस मारी कहीं जाने नहीं देती। एक दो बार शकील से पार्लर के पैसे मांगे थे। जब पार्लर जाने लगी तो फुप्पू भी खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं भी वैक्स कराऊंगी। चेहरे और हाथों पर रवा आ गया है। मेरे तो तन बदन में आग लग गई, पर नई नई दुल्हन थी, कुछ न कह सकी और लेकर जाना पड़ गया फुप्पू को भी पार्लर। उसने रुक कर सांस लिया। किरत खामोशी से अपने सिंगल बेड पर बैठ गई। अलीज़ा ने चिट्टी नज़रों से किरत को देखा, फिर फरहत की भुएं पर धागा चलाने लगी। फरहत ने अपनी बात दोबारा जारी की। आंखें मजबूती से बंद की हुई थी। पार्लर जाकर इनका तो कुर्सी से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या क्या करवाने लग गई, और जब चेहरे के सारे बाल उड़ गए तो यकीन करो अलीज़ा, फुप्पू खसरा लग रही थी। यूँ लग रहा था किसी मर्द ने ताज़ी ताज़ी शेव कराई हो। अलीज़ा बेसाख्ता इसकी बात पर हंसी थी। अच्छा देखो शीशे में कैसी बनी है। अलीज़ा ने धागा उंगली पे लपेट कर फरहत को कहा। फरहत खड़ी होकर खुद को शीशे में देखने लगी। शीशे में किरत का अक्स भी उसने देख लिया था, पर नज़रअंदाज कर गई। हाँ ठीक लग रही है, बस अपर लिप्स भी बना दो। वो दोबारा अलीज़ा के सामने बैठ गई। हाँ, अपर लिप्स बनवाने की तो मैं बहुत ज़रूरत है। अगर अब भी ना बनवाए तो यकीन करो शकील से बड़ी मूछें तुम्हारी हो जाएगी। वह हंसी दबा कर बोली और फरहत जल भुन गई। बको मत, वह गफ़ी से बोली थी। मैंने शाम को शकील के साथ उनके किसी दोस्त के घर जाना है। वो शौकी से बताने लगी। कनखियों से किरत को भी देख रही थी। सूट के पैसे दिए हैं, कह रहे थे जाकर नया सूट ले लेना। वाह भाई, कितने दिए? 4,000। उसे बुलंद आवाज़ से कहा। अलीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई। फुप्पू के सामने दिए? फरहत ने नाम में सर हिलाया। किरत इन दोनों की बातों से लाताल्लुक बनी बैठी थी, पर इन दोनों को लग रहा था कि वो बज़ाहिर नहीं सुन रही, पर इसके कान उनकी तरफ ही थे। नहीं, फुप्पू न मरना जाती अगर वो इनके सामने पैसे दे देता तो। छुप के दी है। शकील बहुत डरते हैं फुप्पू से। बात बात पर कहते हैं अम्मी को ना पता चल जाए। मैंने तो कह दिया शकील, मुझे ये बुज़दिल मर्दों जैसी हरकतें जहर लगती हैं। खुदारा इन्हें छोड़ दे। अलीज़ा उसकी सारी बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब कुछ बेहतर हुए हैं, बोल लेते हैं मेरे हक में। शादी के कुछ अरसे बाद फुप्पू कह रही थी मुझे कि पढ़ाई जारी कर लो। फिर? अलीज़ा ने फौरन पूछा। फिर क्या? साफ मना कर दिया। मैंने शादी करवाई ही इसलिए है ताकि किताबों की नकवत से बच सकूं। फुप्पू ने कुछ कहा नहीं। अरे ना पूछो बहन, हर रोज़ वलवला मचाती थी। इनका इरादा था कि मैं पढ़ने लग जाऊं, किसी तरह नर्सरिंग कर लूं, ताकि मैं घर में भी काम करूं और कमा कर भी लाऊं। एक दो बार शकील ने भी इसरार किया, मैंने तो एक ना सुनी। अरे बहन, शादी के बाद भी मैंने ही कमाना था, तो ये शौहर जैसा अजाब ज़रूर पालना था। मैंने तो पप्पू को एक दिन धर लिया, कहा मैं क्यों करूँ नौकरियाँ,
मेरा क्या शौहर मर गया है जो मैं सड़कों पर जूतियां चटकाती फिरूं? मेरी बात पर फुप्पू ने तो दिल पर हाथ रख लिया। फिर दोबारा मुझे नौकरी या पढ़ाई करने का ये बताकर फरहत हल्का सांसी। अलीज़ा ने भी पूरा साथ दिया। फिर फरहत ने गहरा सांस लिया। देखो बहन, मर्द बुरा नहीं होता, बेशक ये फजूल मखलूक है, पर फिर भी बुरा नहीं होता। बस ये उनकी माएँ और बहन मर जाए ना, जो फन फैलाए ससुराल में मरी होती है, तो बड़ा सुकून हो जाए। जब तक ये बदबख्ती जिंदा रहती है तो यूं ही सीने पर मूंग दलती है। इसीलिए मैं तो अब हर दुआ में फुप्पू की मौत मांगती हूँ, ताकि मैं भी फक्र से कह सकूँ कि मेरी सास मर चुकी है और माशाअल्लाह अकेली हूँ। अलीज़ा उसकी सफाक बातों से महफूज हो रही थी। किरत ने अब की बार उसे अफसोस से देखा था। कैसी बहनें थी उसकी, कितने आराम से किसी की मौत की दुआ कर रही थी। किरत से मजीद वहाँ बैठा ना गया तो उठकर अम्मी के पास चली गई ताकि पूछ ले दोपहर के खाने में क्या बनाना है। शाम ढलते ही फरहत फुप्पू के साथ अपने ससुराल वापस चली गई। शकील आकर इन्हें ले गया था। किरत भी घर का काम समेट कर छत पर आ गई थी। छत पर आकर उसने अलमारी खोली। वहाँ फूल और चॉकलेट वैसे ही रखी थी। फूल अब मुरझा गया था। पूरे दिन रह रहकर उसे ये दोनों चीज़ें याद आती रही थी। दिल भी बेचैन रहा। पता नहीं वो कौन था जो रात के दबे कदमों से आया और उसके सिरहाने पर सब रख गया। वो और किरत को पता भी न चला। किरत ने दोनों चीज़ें दोबारा अलमारी में रखी और चारपाई पर बिस्तर बिछा कर लेट गई। कुछ देर में ही वो सो गई। अगली सुबह भी उसके सिरहाने फूल और चॉकलेट रखी थी। फिर ये सिलसिला हर रोज़ का बन गया। अब इसे ऊपर छत पर सोने से खौफ महसूस होने लगा। उस रात वो बार बार हवा से होने वाली आहट से भी उठ रही थी। अजीब ही खौफ था जो इसे घेरे हुए था, पर वो कहीं ना कहीं महतजिज भी थी कि वो देखे आखिर कौन आधी रात को आकर ये सब रख कर चला जाता है। वो आंखें मूंदे पड़ी थी। रात मोम की तरह पिघलती जा रही थी। ठंडी हवा सी चल रही थी। गुप्त अंधेरे में तारों की चमक थी। आज चांद आसमान पर मौजूद ना था। किरत का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे जरा सी आंखें खोलकर छत पर देखा, पर अभी छत पर इसके अलावा कोई भी ना था। इसे दोबारा आंखें बंद कर ली। उसे अभी आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि उसने अपने करीब, बहुत करीब किसी के होने का एहसास हुआ। किरत का दिल डूब गया। वो जो कोई भी था आ गया था। किरत ने आंखें न खोलनी। किसी की नज़रें किरत को अपने चेहरे पर जमी महसूस हो रही थी, पर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो आंखें खोलकर शोर ही मचा दे। वो चुप लेटी रही बगैर किसी हरकत के। तब उसकी समाज से गंभीर लहजा टकराया। मुझे पता है तुम उठी हुई हो। किरत की जान निकल गई। इसने आहिस्तगी से आंखें खोली। वह सिरहाने खड़ा था। सीहा रेशमी लिबादे में हुड सर पर था। काले काले माथे पर बिखरे बाल, जिस पर काला मास्क था। आंखों की पुतलियां काली और चमकीली थी। हाथों में ग्लोव्स पहने थे। वो किरत को देख रहा था। किरत का उसे देखकर तनफुस तेज हो गया। इसने चीखने के लिए मुंह खोला, पर इसके हलक से आवाज़ ना निकली। हुड वाले का हाथ इसके मुंह पर था। चीखना मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी के भी आने से पहले मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। वो किरत के करीब था। इसकी आंखों में आंखें डाले वो भूरी कांपती पुतलियों की लर्जिश देख रहा था। हुड वाले की आंखें परसकून थी, जिसे किरत को देखकर इन आंखों को ठंडक मिल रही हो। छत पर हवा तेज चलने लगी थी। उसका पहना लबादा हुआ से उड़ उड़ जा रहा था। किरत शल थी, पर जब वो संभली तो इसने उसका हाथ अपने मुंह से हटाना चाहा। मैं हटा लेता हूँ हाथ, पर वादा करो चीखोगी नहीं। वो वैसे ही परसुकून लहजे में बोल रहा था। किरत ने बेबसी से उसे देखने लगी। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हुड वाला घबरा गया। अच्छा ठीक है, मैं हाथ हटा रहा हूँ, पर रोना मत। इसे ये कहकर हाथ हटा लिया और किरत से दूर हो गया। किरत फौरन चारपाई से उठी और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आया, वो बोलता कदम उठाने लगा। उसके कदम उठते ही किरत दीवार से चिपक गई। उसके कदम वहीं रुक गए। हवा से लबादा वैसे ही उड़ रहा था। कौन हो तुम? अब की बार किरत ने हिम्मत करके सवाल कर लिया। आवाज़ भराई हुई थी। काली आंखों वाली की आंखें चमकी। इसने अब हाथ सीने पर बांध लिए। मैं? इसे सीने पर उंगली रखकर पूछा। किरत के आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे। किरत ने जवाब ना दिया तो वो बोला, अपने बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। वो इतना कहकर खामोश हुआ। किरत दम साधे उसे सुन रही थी। होठ वाला फिर बोलने लगा, तुम मेरा चांद हो, और जानती हो चांद के लिए रातों को कौन सफ़र करता है? उसका लहजा सवालिया था। किरत आंखें फाड़े बस उसे देख रही थी। आंसू जो आंखों से निकले थे एक लकीर की सूरत सूख गए। आंखें भीगी हुई थी, पर आंसू अब नहीं निकल रहे थे। किरत के जवाब ना देने पर उसने अपनी बात मुकम्मल की। चांद के पास रातों को सफ़र चकोर करता है। वो पूरी रात चांद के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चांद का दीवाना होता है, जैसे मैं तुम्हारा हूँ। वो ये कहकर अचानक ही पलट गया। फिर मुंडेर तक जाकर रुका। मैं कल फिर आऊँगा और अब हर उस जगह आऊँगा जहाँ तुम जाओगी, याद रखना। वो बगैर किरत की तरफ रुक किए कहकर मुंडेर टाप गया। किसी बिल्ली की तरह वो दीवारों पर चढ़ता फलांगता बहुत दूर निकल गया था। किरत साकित सी वहीं दीवार से लगी खड़ी थी। वो था कौन जो यूं मोहब्बत का इजहार कर गया था?
किरत मरियल कदमों से चारपाई तक आई। वहाँ फूल और चॉकलेट रखी थी, जिनमें एक पर्ची भी थी। किरत ने उन्हें उठाया, पर्ची खोली। अपने चांद का चकोर एक कोने में इतना ही लिखा था। किरत खौफ ज़्यादा सी दूर फैली छतों को देखने लगी, जहाँ से अभी चकोर गया था। वो किरत की नींदें भी चुरा ले गया था। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।